नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दक्षिणा ए क्लासरूम में। हमें आज देखना है, चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर नाम के आइटम से अपन बहुत पहले से वाकिफ है। कक्षा 9 से हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है। दुनिया की हर वो चीज़ जिसके पास मास या फिर जिसके पास स्पेस हो, यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास और स्पेस इज नोन एज मैटर। इसको अपन ने बहुत पहले क्लासीफाई भी किया है। इसका क्लासिफिकेशन अपने बहुत पहले ही देख चुके हैं कि एक आइटम सॉलिड होता है, फिर इसको लिक्विड एंड गैस। हम अपने लेवल पे अभी तक तीन भागों में इसको डिवाइड करके बैठे हुए हैं कक्षा 10 तक। सॉलिड को भी हमने यहाँ पे आके दो और तरीके से क्लासिफाई किया है। वन इज क्रिस्टलिन फॉर्म एंड अदर इज अमोर्फोस। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी एटम्स हैं उनका एक रेगुलर पैटर्न होता है और इसमें इरेगुलर पैटर्न होता है। ये सब बातें अपन कहाँ पढ़ते हैं? सॉलिड स्टेट नामक चैप्टर में पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें इस वाले चैप्टर में मेनली जो है एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दो चैप्टर पढ़ेंगे। पहला अपन पढ़ेंगे इलास्टिसिटी एंड दूसरा पढ़ेंगे अपन फ्लूइड मैकेनिक्स। ये वाले पार्ट में अपन ज्यादातर बातें सॉलिड के बारे में करेंगे और फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन लिक्विड और गैस का, क्योंकि ये आइटम को प्यार से क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। फ्लूइड्स वो आइटम होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। क्या? फ्लो। हर वो आइटम जो फ्लो कर सकता है उसको प्यार से अपन फ्लूइड्स बोलते हैं। तो हम जो पहला चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी। उसमें अपन ज्यादातर बातें करेंगे सॉलिड के बारे में। अब ये सवाल उठता है कि हमने इस पूरे मैटर को तीन भागों में डिवाइड कर दिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी आइटम सॉलिड है या वो लिक्विड है या गैस है? वो हम इस बात पे डिपेंड ऐसे पता करते हैं कि उनके मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच का जो फासला रहता है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होती है उसके बेसिस पे अपन करते हैं। अगर वो बहुत कम हो तो उसको सॉलिड बोलते हैं, वो ठीक ठाक लेवल का हो तो उसको लिक्विड बोलते हैं और बहुत दूर हो तो उसको गैस बोलते हैं। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो एक बात अपने दिल में आती है कि मान लीजिए कोई सॉलिड है, उसमें एटम्स भी रहेंगे, मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे, तो क्या चीज होती है जिसमें वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाउंड होके रहते हैं? जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पेयर ले लिया, एक एटम है, एक और एटम है, मैंने एक पेयर ऑफ एटम ले लिया, इनके बीच का फासला मान लीजिए r है। तो क्यों ये दोनों एटम आपस में बाउंड रहेंगे? यानी हमें ये जानना है कि वाई एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स बाउंडेड या व्हाट होल्ड बाउंडेड इन सॉलिड्स, या फिर व्हाट होल्ड देम, व्हाट होल्ड्स देम टुगेदर। मतलब क्या चीज होती है जिसकी वजह से वो लोग होल्ड करके रहते हैं, यानी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे वो मेंटेन होके रहते हैं। ऐसा इसका जवाब है कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स। उनके बीच में एक फोर्स लगता है, उसको प्यार से अपन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल का पेयर है तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और अगर वो दोनों एटम हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको अपन इंटर एटॉमिक फोर्स बोलते हैं। अगर अपन ध्यान से देखें तो वो फोर्स इस आर के बीच में, आर क्या है? दोनों के बीच की दूरी है, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोल सकते हैं। इसका अगर अपन ग्राफ बनाएं तो हमें प्राप्त होता है दैट बेसिकली फोर्स का ग्राफ पता करने के लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा कि इस r के साथ किस तरह से वेरी करती है उनकी पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अपन जानते हैं F इज बेसिकली माइनस ऑफ डेल्टा U बाई dr। एक बार हमें ऐसा पता लग जाए कि भाई साहब U वर्सेस r का कर्व कैसा आ रहा है तो उसकी स्लोप पता करके हम ये पता कर सकते हैं कि उनके ऊपर फोर्स कैसा लग रहा है। तो हम अगर U वर्सेस r का कर्व बनाएं, U बेसिकली क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। किनकी? एक पेयर ऑफ एटम्स हो सकता है या ये पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है। पेयर ऑफ एटम हुआ तो वहां पे r क्या हो जाएगा? इंटर एटॉमिक दूरी हो जाएगी। और अगर मॉलिक्यूल हुआ तो दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी हो जाएगी। अगर इनके ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ आता है इस तरह का, ऐसे। इस एक्सिस पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे मेरे पास इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अपन ये पा रहे हैं कि r की बहुत कम वैल्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, फिर वो मिनिमम होती हुई दिखाई दे रही है, और एक पर्टिकुलर r की वैल्यू ऐसी आएगी जहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। मैं उसको r इज टू आर नॉट बोल रहा हूँ। यहाँ पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे प्राप्त हो रही है मिनिमम पोटेंशियल
एनर्जी। अच्छा भाई साहब, अब अगर अपन ध्यान से देखें तो कोई भी सिस्टम जो बाउंडेड होता है वो हमेशा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहना चाहता है। जैसे कोई भी आइटम वो अपने आप की पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है। जैसे मैंने इस आइटम को ऊपर फेंक दिया भाई साहब, तो ये ऊपर जाने के बाद भी नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि अपने आप ये कोशिश करेगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो ये लोग भी अपनी कोशिश करते हैं दोनों मॉलिक्यूल की इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। अब ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तब होगी जब इनके बीच की दूरी r0 हो जाएगी, वहां पे उनको पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, मिनिमम। अपन ये भी जानते हैं कि F इज टू माइनस ऑफ du बाई dr। तो क्या मैं इस वाले ग्राफ को देखते हुए उनके बीच में लगने वाले फोर्स का भी ग्राफ बना सकता हूं? मैंने कहा हाँ। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे लिए फोर्स का ग्राफ कैसा आएगा, देखते हैं। F वर्सेस R का F है मेरे लिए माइनस ऑफ du बाई dr, और du बाई dr क्या है, du बाई dr u और r वर्सेस कर्व की स्लोप है। अगर आप ध्यान से देखिए ये पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक या ये वाले पॉइंट तक स्लोप आपके लिए नेगेटिव आ रहा होगा। स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका और नेगेटिव लेंगे तो फोर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और फोर्स पॉजिटिव आने का क्या मतलब, अगर ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हुई और तो ये एक और नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देगा, तो F की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या F की वैल्यू नेगेटिव आएगी या F की वैल्यू 0 आएगी। अब अगर अपन ध्यान से देखें F पॉजिटिव का क्या मतलब, किस तरह का फोर्स है, वो एक रिपल्सन वाला फोर्स है, और F नेगेटिव वाले केस में वो एक अट्रैक्शन वाला फोर्स है। तो F0 का मतलब कोई फोर्स नहीं। अब अगर अपन ध्यान से देखें R की वैल्यू को मैं बहुत कम रखूं, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा पास में रखूं, तो क्या होगा, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है जो कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, लेकिन इन दोनों की एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो आपस में रिपेल मार रहे होंगे। तो यहाँ पे डोमिनेट कौन करेगा, रिपल्सन की अट्रैक्शन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोग बहुत पास में रहेंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन में ज्यादा होगा रिपल्सन। तो R की वैल्यू अगर R0 से कम रहेगी तो इस वाले केस में रिपल्सन जो है डोमिनेट करेगा, यानी नेट फोर्स उनके बीच का रिपल्सन रहेगा, यानी वो दोनों मॉलिक्यूल लोग दूर भागने की कोशिश करेंगे। फिर अपन R को बढ़ाते जाएं, मान लो R की वैल्यू R0 हो जाए, उस वाले केस में आपके पास इस वाले कर्व की स्लोप क्या आ जाएगी, du बाई dr 0 आ जाएगा। फोर्स आपके पास उस वाले केस में मिनिमम आ जाएगा, यानी 0 फोर्स अपने को प्राप्त होता हुआ वहां पे दिखाई देगा। अगर आप कर्व बनाएं तो पहले पॉजिटिव आएगा फिर 0 आ जाए। इस वाले पॉइंट से भी आगे, और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, R इज इक्वल टू R0। फिर मैं इससे आगे जाऊं, R0 से लेके R की वैल्यू इंफिनिटी के बीच में, तो अगर आप ध्यान से देखें R को R0 से इंफिनिटी के बीच में लेके जाएं तो मुझे इस वाले कर्व की स्लोप प्राप्त हो रही है पॉजिटिव। पॉजिटिव के आगे मैंने एक और नेगेटिव लगा दिया है तो आया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब फोर्स कैसा है, अट्रैक्शन वाला है, यानी कि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच की दूरी R इज इक्वल टू R ग्रेटर देन R0। इस ऐसा कंडीशन कर दूंगा तो उस वाले केस में मेरे पास जो फोर्स डोमिनेंट होगा वो होगा अट्रैक्शन वाला, है ना। अब अट्रैक्शन वाला होगा तो F मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा, जिसका कर्व कैसा आएगा, इसको नीचे लेके चले जाओ, इस तरह का कुछ कर्व आता हुआ दिखाई दे रहा हो। इससे ये साबित हो जाता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो डिस्टेंस होगा, यानी R इज इक्वल टू R0, वहां पे ये दोनों मॉलिक्यूल रहना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे उनके लिए फायदे का सौदा है। R इज इक्वल टू R0 रखेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। R को अगर मैं R0 से ज्यादा करूं तो भी नुकसान हो रहा है, और R को अगर मैं R0 से कम करूं तो भी नुकसान हो रहा है। R इज इक्वल टू R0 पे मुझे इक्विलिब्रियम प्राप्त हो रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कुछ वैसी ही बातें जैसा स्प्रिंग के केस में होता है। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में रहना पसंद करती है, उसको जैसे ही मैं खींचूं वो लौट के वापस आना चाहती है, और अगर मैं उसको कंप्रेस करूं तो भी वो लौट के वापस आना चाहती है। एक बेसिक आइडिया हमको लगा कि भाई किसी भी सॉलिड में या लिक्विड में जो दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल रहेंगे उनके बीच में लगने वाला फोर्स कुछ टाइप का विधि वैसा ही है जैसा स्प्रिंग का फोर्स होता है। चलिए इसी बात का अपन किस तरह से यूज करते हैं। अब अगर मैं कोई भी सॉलिड का स्ट्रक्चर बना, मान लीजिए कि बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, आप सॉलिड स्टेट में जानते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया इसमें सारे कॉर्नर्स पे मॉलिक्यूल्स मान लिए या एटम्स मान लिए, यहाँ पे एटम, 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 यहाँ पे एटम। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होगा, उसको मैं वैसा ही मान रहा हूँ जैसा स्प्रिंग में फोर्स होता है। सब जगह स्प्रिंग। अब अगर मैं ध्यान से देखें कि मान लो कि ये मेरे लिए स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड मेरे को प्राप्त हो गया,
मैं इसके ऊपर कोई सा भी फोर्स लगाऊंगा, जैसे ही मैं इस पे कुछ फोर्स लगाऊंगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको कंप्रेस करने की कोशिश की, तो इनके बीच में ये जो लगने वाला इंटर एटॉमिक जो फोर्स होगा, इंटर एटॉमिक फोर्स, वो ठीक वैसा ही है जैसा स्प्रिंग फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? स्प्रिंग फोर्स होता है। अब अगर मैं इस वाले दूरी को यानी कि ये r = r0 को कम करने की कोशिश करूंगा तो भी एक नुकसान का सौदा है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये लौट के वापस कहाँ आना चाहेगा? r = r0 पे। और अगर मैं इसको खींच के इलोंगेशन करूंगा तो भी इसके लिए नुकसान का सौदा है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये लौट के वापस r = r0 पे आने की कोशिश करेगा। अगर इससे एक बात साबित होती है कि किसी भी सॉलिड पे अगर अपन फोर्स लगाएं तो वो डिफॉर्म होता है तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम है, वो एक फोर्स वापस लगाते हैं ताकि वो अपनी दोबारा ओरिजिनल कंडीशन को प्राप्त कर पाए। लगाते कि नहीं लगाते? अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर आप एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, वो अपनी शेप को रीगेन करने की ये जो कोशिश करता है, इसी प्रॉपर्टी को प्यार से अपन क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब वो अलग अलग टाइप के मटेरियल के लिए वो कैपेसिटी अलग अलग होती है ना? तो यहीं से इसी प्रॉपर्टी को प्यार से अपन क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। तो यहीं से अपना चैप्टर जो है बेसिकली शुरू होता है, इलास्टिसिटी। तो ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की अपनी शेप को रीगेन करने की, तब जब उसके ऊपर कोई भी जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है वो गायब हो जाए तो अपनी शेप को रीगेन करने की कोशिश करता है, और इसी प्रॉपर्टी को प्यार से क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। तो अपना चैप्टर जो है बेसिकली खेला यहीं से शुरू होता है। बेसिकली बैकग्राउंड में अपन ने थोड़ा सा एक समझने की कोशिश की कि किस तरह से दो एटम्स या मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स वेरी करता है। तो कुल मिला के मुद्दे की बात अपने को समझ में आई कि भाई स्प्रिंग के टाइप का ही अपन मान सकते हैं। स्प्रिंग के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो उसकी नेचुरल लेंथ से उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, तो वो उसकी कोशिश हमेशा इस तरह से रहती है कि वो वापस लौट के कहाँ आ जाए? अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं इलास्टिसिटी। ये रियल चैप्टर यहीं से शुरू होता है, इलास्टिसिटी। एक बात अपने को समझ में आ गई कि भाई साहब ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, तो आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच only it tries to regain its original shape and size on removal of deforming force। चलिए भाई साहब, अब ये अगर प्रॉपर्टी है तो ये अलग अलग टाइप की मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रॉपर्टी है तो अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होगी? अलग अलग। तो अपन धीरे धीरे ये देखेंगे कि भाई साहब जो मटेरियल है उनके लिए अलग अलग अगर होगी तो किस तरह से मटेरियल को क्लासीफाई किया जाता है। इसके बेसिस पे, यानी इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे अपन कोई भी मटेरियल को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा पद कैसा होगा? पार्शियली इलास्टिक। तीसरा कौन सा आइटम होगा भाई साहब? मतलब ये बहुत बढ़िया इलास्टिक, मतलब आपने जो उसको डिफॉर्म किया जैसा था वैसा दोबारा बन गया, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। दूसरा टाइप का होगा पार्शियली इलास्टिक। आपने मान लीजिए कुछ डिफॉर्म किया, थोड़ा बहुत वो वापस लौट के आया, उतने से उसका दिल भर गया, तो उस टाइप के मटेरियल को बोलेंगे पार्शियली इलास्टिक। और तीसरा टाइप का होता है वो बहुत ही मतलब जो है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तीसरे टाइप को बोलते हैं इनइलास्टिक या फिर प्लास्टिक मटेरियल। तो एक एक करके इनको देखते हैं, बहुत ही आसान बातें हैं सारी। सबसे पहले देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल के बारे में। फर्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक। ये किस तरह के मटेरियल होते हैं? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक आइटम है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, ये आइटम ऐसा है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, इधर फोर्स है, ये फोर्स लगाने की वजह से डिफॉर्म हो गया। मान लीजिए कि इसने अपना रूप बदल के ऐसा कर दिया, मेरे फोर्स लगाने की वजह से ये ऐसा हो गया। ये तब है जब मैं फोर्स लगा, थोड़ी देर बाद में ये मेरे लिए
कौन सा फोर्स है? जो इसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। मैंने इस फोर्स को हटा दिया थोड़ी देर बाद में, जैसे ही मैं फोर्स को हटाऊंगा ये अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर देगा। यानी कि इस आइटम को मैं ए बोलूं, इस आइटम को बी बोलूं, इस फोटो को सी बोलूं, तो ए वाली जो कंडीशन थी जहां पे मैंने इनिशियली फोर्स लगाया, बी वाली वो कंडीशन है जब फोर्स लगाया तो कैसा वो डिफॉर्म हो गया है। जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया तो इसने अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लिया है। इस तरह के मटेरियल को प्यार से बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। अब आप जानते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक नाम का कोई आइटम मार्केट में होता नहीं है। 100% परफेक्टली इलास्टिक कोई मटेरियल होता नहीं। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए बता दें आपको, क्वार्ट्ज का फाइबर है। क्वार्ट्ज फाइबर को परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोल सकते, लेकिन अप्रॉक्स अपन उसको परफेक्टली इलास्टिक बोल सकते हैं, लेकिन 100% परफेक्टली इलास्टिक ये भी नहीं है। कुछ ना कुछ मतलब जो एनर्जी का लॉस हो जाता है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें कि जब आपने इसको डिफॉर्म किया होगा तो आपने कुछ वर्क किया होगा। आपने जो वर्क किया होगा यहाँ पे, वो वर्क कहाँ स्टोर हुआ होगा? आप जो भी वर्क करेंगे इस वाले केस में, यानी परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल में आप जो भी वर्क करेंगे, वर्क डन इन डिफॉर्मेशन, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कंप्लीटली, मतलब पूरा का पूरा ये काम तब्दील हो रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे ही आप जो है इसको रिमूव कर देंगे तो ये वापस अपनी शेप को रीगेन कर देगा। चलिए, तो ये पहला टाइप का मटेरियल हो गया, इसको अपन बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ये वैसे वाले होते हैं जिन पे अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देंगे तो वो अपनी शेप को रीगेन कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा चीज है। दूसरे टाइप का देखें अपन, तो वो पार्शियली इलास्टिक होता है। नाम से ही पता लग रहा है, पार्शियली इलास्टिक। इस वाले केस में क्या करेंगे, जैसे कोई भी आइटम है आपके पास, आपने क्या किया, ये आइटम है मान लीजिए, आपने फोर्स लगाया तो ये आइटम डिफॉर्म हुआ। मान लीजिए इसने अपना रूप ऐसा कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप ये वाले फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये कोशिश करेगा कि दोबारा अपनी शेप को रीगेन करें। जैसे यहाँ तक डिफॉर्म हुआ था, कोशिश करते करते ये वापस जो है यहाँ तक डिफॉर्म हुआ था, वापस यहाँ तक आ जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसकी ओरिजिनल रूप कैसा था, ऐसा था, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी आप ये समझ गए कि वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। तो इस वाले केस में आपने जो भी वर्क किया होगा वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील नहीं हुआ होगा। कुछ पार्ट जो है डिफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं लॉस हो गया होगा। अब आप बोलेंगे कहाँ लॉस हो गया होगा? जैसे आप किसी भी चीज को डिफॉर्म करते हैं तो उसमें हीट पैदा हो जाती है, उसमें साउंड आती है, तो कहीं ना कहीं वो जो है लॉस हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्क डन इन डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन में जो वर्क किया जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, पार्शियली स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होगा, पार्शियली डिसिपेट हो जाएगा। एक बहुत आसान सी बात है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो मतलब अपने जो मार्केट में आसपास के आइटम होते हैं, खूब सारे ऐसे आइटम आपको मार्केट में मिलेंगे जो कि पार्शियली इलास्टिक टाइप के अपने को पाए जाते हैं। तीसरा टाइप का आइटम होता है जिसको अपन इनइलास्टिक बोलते हैं। बहुत चंपक टाइप के आइटम है, तुरंत तुरंत उसको लिखें और आगे बढ़ें। इनइलास्टिक या फिर प्लास्टिक। अच्छा, ये आइटम क्या है भाई साहब? जैसे अपन ने अभी पढ़ा ना इलास्टिसिटी, क्या प्रॉपर्टी है, अपनी शेप को रीगेन करने की औकात। यानी मतलब जो बहुत ज्यादा कोशिश करता है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है, यानी अपनी शेप को रीगेन करे। उसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा, यानी इलास्टिसिटी का जस्ट उल्टे टाइप की प्रॉपर्टी को अपन बोल सकते हैं प्लास्टिसिटी, जस्ट अपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा भाई साहब, इसमें क्या है? इसमें क्या है, जैसे ही आपने किसी आइटम को डिफॉर्म किया, आइटम को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, जैसी शेप में आप लेके गए वो उधर ही चिल करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इस तरह के आइटम को अपन बोले, एग्जांपल के लिए अगर अपन बात करें क्ले या मड, या फिर देखो आटे की बॉल, आटे की बॉल। जैसे मान लीजिए कि आटा होता है, आटे से अपन रोटी बना रहे होते हैं,
तो जैसे आटे को ऐसे ऐसे गोल बनाए, थोड़ी देर में आप उसको सर्कल टाइप का बनाते, जब वो सर्कल बनता है तो थोड़ी बदलना ही हम वापस जाके गोल बनेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं करता है। जैसा आप उसको शेप देंगे ट्रायंगल और ये वो हेक्सागन सर्कुलर, जैसा आपको बना के रहेंगे वो वहीं पे चिल करता है। यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी इलास्टिसिटी लगभग 0 है, वो अपनी शेप को रिगेन करने की कोई कोशिश नहीं करता है, और उसकी प्लास्टिसिटी मैक्सिमम है। यानी जस्ट ऑपोजिट जो है, इस तरह के मटेरियल को प्लास्टिक मटेरियल बोला जाता है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें, ऐसे फोटो बना के दिखाएं, मान लो कि ये आइटम पहले ऐसा था, इस पे आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, ये डिफॉर्म हो जाएगा। मान लीजिए कि इसका रूप ऐसा हो गया है ना। अब आप जैसे ही इसको फोर्स को रिमूव करेंगे, जैसी कंडीशन में था वैसा ही रहेगा, कोई दोबारा वापस आने की कोशिश नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह के मटेरियल को प्यार से क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक या फिर प्लास्टिक मटेरियल। अच्छा, अगर क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वर्क डन कहाँ जा रहा होगा, यहाँ पे वर्क डन कहीं कुछ भी फॉर्म में, मतलब इलास्टिक एनर्जी में तो कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, कुछ भी कन्वर्ट नहीं हो रहा, पूरा का पूरा कहाँ हो रहा है, उसका लॉस हो जा रहा है। तो अगर अपन ऐसा लिखें, वर्क डन इन डिफॉर्मेशन, तो ये कहाँ जाएगा भाई साहब, ये पूरा का पूरा तब्दील हो जाएगा, कंप्लीटली डिसिपेटेड, यानी पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, हीट में जाएगा, साउंड में जाएगा, लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल भी बनने वाली नहीं है। तो ये थे 3 टाइप के मटेरियल जिसको इलास्टिक प्रॉपर्टी के हिसाब से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। एक बहुत साधारण सा सवाल है जो मार्केट में आपको हर बुक में हर जगह दिखाई देगा और अपने दिल में भी आता है कि अपने पास 2 आइटम है। मान लीजिए एक आइटम रबड़ का है और एक लोहे की रॉड या स्टील है। जैसे ये मान लीजिए कि ये रबड़ का है और ये आइटम लोहे का मान लें। अपने दिल में आता है कि अपन से पूछते हैं भाई साहब कि मतलब रबड़ वर्सेस स्टील रॉड, बताइए भाई साहब कौन सा ज्यादा इलास्टिक है। तो अपने दिल में आता है कि देखो 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 रबड़ को ऐसे अपन ने पिचका लौट के वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि इस आइटम को मैं ऐसे दबा रहा हूँ, ये देखिए ऐसा कर दिया, ये डिफॉर्म हो गया। जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया, इसने अपनी शेप को रीगेन करने की कोशिश की। इस पे भी मान लो उतना फोर्स लगाएं तो इसकी ओरिजिनल शेप यही है। तो अपने क्या लग रहा होगा कि कौन सा वाला ज्यादा इलास्टिक होगा? अपने को ये लग रहा होगा रबर और ज्यादा इलास्टिक होगा। ये मिसकंसेप्शन है। रबर ज्यादा इलास्टिक कैसे हुआ पे? अगर अपन सेम फोर्स लगाएं, इस पे भी लगाएं तो ये तो डिफॉर्म ही नहीं हुआ, इसने अपनी शेप को चेंज ही नहीं किया। इसकी शेप में तो चेंज हुआ ना यार। तो ये मिसकंसेप्शन है। अपने को ऐसा लगता है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है, बट रियलिटी ये है कि रबर कम इलास्टिक है और ज्यादा इलास्टिक कौन है? स्टील का रॉड है। तो इसका आंसर होगा स्टील रॉड is more elastic than rubber। चलिए भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें और आगे करते हैं अपन। अब मान लीजिए कि हमने कोई आइटम लिया, मान लो कि यही आइटम ले लिया, इस पे मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया। इसके अंदर कुछ हुआ होगा, हमने इसको डिफॉर्म करने की कोशिश की। इसके इंटरमोलिकुलर लोगों ने, मतलब फोर्सेस ने, यानी ये स्प्रिंग वालों ने, उन्होंने ये मना किया कि नहीं, अपने को नहीं होना डिफॉर्म। अपने फिर कोशिश की कि करेंगे, उन्होंने बोला नहीं होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अंदर ही अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रहा है। हम इस पे क्या लगा रहे हैं, एक इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये डिफॉर्म हो जाए, लेकिन अंदर के मॉलिक्यूल लोग वापस क्या कोशिश करें कि नहीं, हमको फैलना नहीं है, यानी कि हमको जो है अपनी मेन पोजीशन पे ही रहना। स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशन पे रहने की जैसी कोशिश करती है, ठीक वैसे ही यहाँ पे ये लोग कर रहे होंगे। तो कुछ बातें यहाँ पे निकल के आती है, यानी एक तरह से उनके अंदर एक स्ट्रेस पैदा हो जाता है। तो देखिए एक चीज यहाँ पे डिफाइन होती है, स्ट्रेस ड्यू टू ए फोर्स। ये वाली स्ट्रेस का पढ़ाई लिखाई से आने वाली स्ट्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसे डिफाइन है देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई आइटम लिया, ये रॉड ले ली है ना, रॉड पे मैंने एक फोर्स लगा दिया F, या फिर ऐसा कर देते एक साइड से रॉड को बांध दिया, या फिर ऐसा कर दीजिए कि रॉड की दोनों एंड पे मैंने फोर्स लगाया F और F। अब क्या होगा, ये जो F है वो मेरे लिए कौन सा फोर्स हुआ? ये डिफॉर्म करने वाला फोर्स हुआ। तो अंदर के मॉलिक्यूल लोग क्या कोशिश कर रहे होंगे कि नहीं, डिफॉर्म नहीं होना है। जैसे यहाँ ये इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो अंदर के मॉलिक्यूल लोग वापस इसको जो है ओरिजिनल शेप में रखने की कोशिश करेंगे, यानी उसके अंदर ही अंदर एक टेंशन आ जाएगी, यानी अंदर ही अंदर जो फोर्स लगेगा वो एक रीस्टोरिंग फोर्स होगा। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कैसे डिफाइन होती है? स्ट्रेस इज बेसिकली रीस्टोरिंग
फोर्स पर यूनिट एरिया, इस तरह से डिफाइन होती है। वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है दैट पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। अच्छा, ये कौन सा वाला एरिया? ये क्रॉस सेक्शन वाला एरिया। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा ये बताना अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि ये कैसा फोर्स है? ये इंटरनल फोर्स, ये इंटरनल फोर्स है जिसको अपन मेजर नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक ऐसा केस लूं, मैं ये बोलूं कि इक्विलिब्रियम का माहौल है। कैसा माहौल है? इक्विलिब्रियम का। हम स्लोली स्लोली खींच रहे हैं, तो ये जो F है और जो ये रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा F रीस्टोरिंग, उस वाले केस में क्या मैं जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा उसको इक्वल टू F मान सकता हूं। मैंने कहा इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम मेरे लिए ये जो स्ट्रेस है इसको मैं सिग्मा से लिखता हूं, स्ट्रेस को, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा? जो ये वाला फोर्स होगा यानी जो Fr डिवाइडेड बाई A है, इसको मैं F डिवाइडेड बाई A भी लिख सकता हूं। यानी बाय डिफॉल्ट जब भी मेरे लिए आएगा कि भाई स्ट्रेस पता कर कीजिएगा, तो मेरे लिए मैं सीधा उसको F बाई A लिखूंगा। F यहाँ पे डिफॉर्मिंग वाला फोर्स होगा, लेकिन रियल डेफिनेशन क्या बोलती है कि F बाई A नहीं होना चाहिए, F रीस्टोरिंग डिवाइडेड बाई A होना चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स वहां पे कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है, जिसको अपन मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये पूरा कार्यक्रम इक्विलिब्रियम पे चल रहा है, यानी वो स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन 0 होगी। इसका मतलब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है और जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो आपस में बराबर है। तो मैं जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसी को रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर ले सकता हूं। तो मैं कैपिटल F बाई A। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? यानी यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल की फॉर्म में बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए, तो एक छोटी सी बात अपने को यहाँ पे समझ में आई कि भाई साहब ये स्ट्रेस क्या होता है। ऐसे ही एक छोटी सी और चीज है, फिर अपन धीरे धीरे अलग अलग टाइप की स्ट्रेस की बात करते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे ये वाली रॉड पे F फोर्स लगाया, उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को अपन ने एक नया नाम दिया स्ट्रेस। उसी तरह से एक और चीज मार्केट में है, मतलब जो एक और डेफिनेशन है यहाँ पे स्ट्रेन, देखते हैं ये क्या होता है। स्ट्रेस ड्यू टू ए फोर्स की तरह ही अपन बात करते हैं स्ट्रेन। इसमें क्या हो, अब जरा ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए कि ये वाले आइटम की लेंथ थी अपने पास L, अपन ने इस पे फोर्स लगाया भाई साहब। अब जैसे ही इस पे अपन एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, उससे क्या होगा? उससे इसकी डायमेंशन जो है, शेप एंड साइज चेंज हो जाएगी। यानी कि कुल मिला के बात है कि उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो कि इसका डायमीटर चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इसकी पहले लेंथ L थी, हमने फोर्स F लगाया, यानी कि ये ऐसा कुछ आइटम था, है ना। इसकी लेंथ मान लीजिए L थी, इधर से फोर्स F लगाया, इधर से भी फोर्स F लगाया। थोड़े वक्त बाद में इसकी लंबाई परिवर्तित होते हुए अब मान लीजिए कि हो गई है L प्लस डेल्टा L, है ना। इतनी लेंथ बढ़ गई है, फोर्स F लगा रहे हैं, तो ये मेरे लिए डेल्टा L हो गया, ये L हो गया, है ना। ये डेल्टा है। तो यहाँ पे एक चीज डिफाइन होती है स्ट्रेन, वो क्या बोलती है? बेसिकली कुछ नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। ये है स्ट्रेन। स्ट्रेन को इसे लिखते हैं अपन, दैट इज change in dimension divided by original dimension। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब अगर अपन ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर केस में अपन किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ की बात करें तो चेंज इन डायमेंशन क्या हो जाएगी? डेल्टा L है, और ओरिजिनल डायमेंशन क्या होगी? L होगी। तो मेरे लिए डेल्टा L बटा L यहाँ पे एक तरह का स्ट्रेन आता हुआ दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो दो डायमेंशन का रेशियो होगा, तो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी अपने को आती हुई दिखाई देगी। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन ने स्ट्रेस के बारे में भी बात की, स्ट्रेन के बारे में भी बात की। ये तीनों आइटम जो है, ये मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आइटम हैं, ये अलग अलग केस में अलग अलग होते हैं। मार्केट में ये तीन टाइप के होते हैं। धड़ाक से अपन तीनों टाइप का स्ट्रेस पढ़ते हैं, तीनों टाइप का स्ट्रेन पढ़ते हैं। पूरे मतलब चैप्टर में इतना ही रहता है ना, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज है नहीं। तो अगर आप ये तीनों टाइप, पहला टाइप अपन मार्केट में इसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल अपन स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेन एंड स्ट्रेन, जरा ध्यान से देखें ये क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला रॉड को मैंने ऐसे लिया, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इस पे मैंने फोर्स F लगाया, ठीक है। फोर्स F लगाने की वजह से इसकी लेंथ में क्या हुआ?
परिवर्तन हो गया है। पहले लेंथ L थी, आजकल क्या हो गई है, L प्लस डेल्टा L हो गई है ना। या फिर मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूँ, हमने इस पे फोर्स लगाया, इस पे F और F, इसकी लेंथ में कुछ परिवर्तन हो गया है, अब लेंथ इसकी L प्लस डेल्टा L हो गई है। तो इस वाले केस में अपने पास आएगी पहला चीज, अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन पता कर रहे हैं, तो पहला निकालते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, या फिर इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। क्या है भाई साहब, ये कुछ नहीं, बहुत आसान है, बेसिकली F बाई ए है। F क्या है यहाँ पे, फोर्स है, A क्या है, एरिया है। नॉर्मल स्ट्रेस काय को बोलते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है वो एरिया के नॉर्मल है ना भाई साहब। तो बहुत ही आसान सा सही है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो अभी पहले हमने जो पता किया था वो बेसिकली यही था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और ऐसे ही यहाँ पे डिफाइन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन। कौन सी डायमेंशन चेंज हो रही है हमारे लिए, लेंथ चेंज हो रही है। कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा L हो रहा है। इनिशियली क्या था, L था। इस आइटम को प्यार से क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो बहुत ज्यादा आसान है। खास बात ये है कि हमारे पास जो फोर्स रहेगा वो एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अच्छा, किसी और एंगल पे हुआ और क्या होगा, तो क्या होगा, अरे तो मार्केट में और भी स्ट्रेस और स्ट्रेन है ना भाई, दूसरे टाइप का पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन। दूसरा टाइप है मार्केट में शियर स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन अपन करते हैं। ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक आइटम लिया, इस तरह का आइटम, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ए। पिछली बार मैंने फोर्स ऐसा लगाया था, टिक 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 टिक, यहाँ पे फोर्स F लगाया था जो कि इस एरिया के नॉर्मल था। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरिया के टेंजेंशियल एक फोर्स लगा रहा हूँ, यानी मैं इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा हूँ। अब आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए अपने पास कोई आइटम है, जैसे मान लीजिए कि ये आइटम है, पिछली बार इस आइटम पे मैंने फोर्स लगाया था कैसा, इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे। इस बार क्या कर रहा हूँ, मैं इसके टेंजेंट के अलावा इधर फोर्स लगा रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये थोड़ा इधर पिचक जाएगा और नीचे वाली सरफेस को मैं फिक्स करके रख रहा हूँ, यानी ये आइटम को मैंने यहाँ से फिक्स कर दिया है और सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया। अब क्या होगा उससे, इससे क्या होगा, अगर ध्यान से देखें, ये आइटम थोड़ा पिचक जाएगा, ऐसा हो जाएगा, टिक 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 टिक, यानी ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट जो है यहाँ शिफ्ट हो गया, मैंने इसको x बोल दिया, तो ये वाला पॉइंट भी आगे क्या जाएगा, x है। मान लीजिए कि इसकी हाइट क्या है, h। अच्छा, यहाँ से फिक्स क्या किया, फिक्स किया तभी नहीं ऐसे जाएगा। अगर फिक्स नहीं किया होगा, मान लीजिए फ्रिक्शन लेस होगा, तो ये आइटम सब कुछ मूव करने लग जाएगा, उधर एक्सेलरेशन आ जाएगी, F = A = F बटा m है। तो इसको फिक्स रखेंगे तभी ना ऐसा आएगा। मान लीजिए कि ये वाला एंगल मेरे लिए क्या है, थीटा है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो जाहिर सी बात है यहाँ भी स्ट्रेस और स्ट्रेन डिफाइन होगी। तो पहला आइटम देखते हैं अपन, शियर स्ट्रेस। ये क्या है, जरा ध्यान से देखें, ये भी बेसिकली फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ही होगा, लेकिन जो फोर्स होगा आपका वो टेंजेंशियल होगा इसके एरिया के। यहाँ पे F क्या पूरा का पूरा टेंजेंशियल है, बिल्कुल, तो F डिवाइडेड बाय A अपने पास क्या आ जाएगा, शियर स्ट्रेस आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई बहुत तगड़ी या रॉकेट टाइप की चीज है नहीं, बहुत आसान सी चीज है। ठीक इसी तरह से एक और आइटम यहाँ पे डिफाइन होगा, इसका नाम है शियर स्ट्रेन। क्या है, शियर स्ट्रेन। ये क्या है भाई साहब, ये है बेसिकली x डिवाइडेड बाय L। x डिवाइडेड बाय हाइट को मैंने h लिया तो h डाल दीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो डिफॉर्मेशन है वो एंगुलर टाइप का, ये नहीं ऐसे थीटा से ऐसे डिफॉर्म हो गया है ना। तो ये बेसिकली थीटा के बराबर ही होता है। थीटा को क्या बोलते हैं अपन, शियर एंगल। अब ये थीटा बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होगा। तो भाई साहब क्या मैं इस आइटम को टेन थीटा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि टेन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो ये आइटम को x बटा h भी लिखा जा सकता है। चलिए भाई साहब, तो अपन ने क्या पता कर दिया है, शियर स्ट्रेस पता कर दिया, शियर स्ट्रेन कर दिया। अब कोई क्रांतिकारी बोलेगा कि भाई साहब आपने पहले वाले केस में तो फोर्स जो है वो सरफेस के नॉर्मल लगाया, दूसरे वाले में सरफेस के अलोंग लगाया। हम जरूरी है कि भाई साहब फोर्स जो है वो सरफेस के अलोंग या नॉर्मल लगे, हम तो रैंडम किसी एंगल पे लगाएंगे, तो लगा दीजिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। मान लीजिए कि अपने पास आइटम है वो ऐसा है, इसको मैंने यहाँ से फिक्स कर दिया, टिक 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 टिक, मैंने इस पे एक फोर्स लगाया ऐसे, ये एंगल है थीटा। अब क्या होगा जरा ध्यान से, और इसको फिक्स करते हैं वरना ये कट लेगा, फिक्स नहीं किया, इसको फिक्स कर दिया और एक फोर्स लगा दिया F।
और ये वाला एरिया मान लीजिए ए। अब जरा ध्यान से देखें तो अपने को दिखाई दे रहा है मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक वर्टिकल वाला कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट। ध्यान से आप देखो तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा और वर्टिकल वाला कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। हमको ऐसा लगता है कि एफ साइन थीटा सरफेस के परपेंडिकुलर है तो वो इस सरफेस को दबाने की कोशिश करेगा, और एफ कॉस थीटा जो है इस सरफेस के टेंजेंशियल है तो वो इसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करेगा। तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो ब्लॉकवा है वो थोड़ा पिचक भी जाएगा और थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका नया रूप ऐसा होगा, क्या बोलोगे? मान लीजिए कि ये इधर की तरफ एक शिफ्ट हुआ है तो ये आइटम भी इधर की तरफ एक शिफ्ट हुआ होगा, है कि नहीं है? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो क्या अपन यहाँ पे दोनों तरह की स्ट्रेस डिफाइन करेंगे? बिल्कुल। अगर आपका फोर्स एंगल पे हुआ तो उसका एक नॉर्मल कंपोनेंट भी आएगा। नॉर्मल से कौन सा स्ट्रेस मिलेगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मिलेगा। नॉर्मल जो है स्ट्रेस मिलेगा, यहाँ से नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बेसिकली फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर वाला होगा एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए। अच्छा भाई साहब, दूसरा टाइप का भी स्ट्रेस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कौन सा मिलेगा? शियर स्ट्रेस। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी हमारे लिए टेंजेंशियल फोर्स हो गया है एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए। तो अगर फोर्स एंगल पे लग रहा हो तो दोनों आयता एक साथ फैलेगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ तक हमने दो टाइप के मतलब लॉन्गिट्यूडिनल पता कर दिया, शियर पता कर दिया। लास्ट एंड फाइनल तीसरा टाइप का आइटम हमारे पास बचता है, तो उसको अपन बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक। जरा देखिए ये क्या आइटम है तीसरा वाला, वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक यहाँ भी दो टाइप का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पड़ेंगे। ये क्या आइटम है, जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉल है, इसकी वॉल्यूम P है, ठीक है। इसको मैंने P नॉट प्रेशर पे रखा। कहाँ पे रखा? P नॉट प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर में रखा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। फिर सडनली उसको क्या किया कि पानी के अंदर डुबो दिया, मान लीजिए एच नीचे लेके चला गया, तो आसपास का प्रेशर अब P नॉट प्लस रो GS हो जाएगा, यानी प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो इसकी वॉल्यूम के साथ क्या होगा? ये थोड़ी सी पिचक जाएगी। यानी इनिशियली अगर इसकी वॉल्यूम ऐसी थी, हमने इस पे एक्सटर्नली और फोर्स लगाया, मतलब प्रेशर बढ़ गया तो फोर्स बढ़ गया। फोर्स बढ़ जाने के कारण इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। इस पे अपने एक्स्ट्रा और फोर्स लगाया, ठीक है। ऐसा क्यों आया? क्योंकि एक एक्सेस प्रेशर हमने लगाया, पहले भी लग रहा होगा, कुछ और ज्यादा बढ़ा दिया, तो ये मेरे लिए P एक्सेस हो गया। अब इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, मान लो कि वॉल्यूम होगी V माइनस dV। dV क्या है यहाँ पर, या डेल्टा V बोल देता हूँ। ये डेल्टा V जो है वॉल्यूम कम हुआ होगा, इसकी फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी V माइनस डेल्टा V। चलिए भाई साहब, या फिर एक और एग्जांपल से अगर अपन देखें, मान लीजिए कि क्यूब बना लेते हैं, ऐसा क्यूब है, अगर आपने इसके ऊपर इधर से भी फोर्स लगाया, 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 तो ये पिचक जाएगा। कैसा हो जाएगा, जरा ध्यान से देखें। टिक 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 देख लो यार, मतलब थोड़ा फोटो में A+ आया तो था, लेकिन उतना अच्छा नहीं काम चलाओ बन गया है। मतलब आप ऐसा समझिए कि ब्लैक वाला जो है वो उसकी वॉल्यूम इनिशियली V थी, और जो नया आइटम ग्रीन वाला बन के तैयार हो रहा है उसकी वॉल्यूम हो जाएगी V माइनस डेल्टा V। या फिर और आयता फैलाया जा सकता है, पिस्टन विस्टन बना दीजिए। मान लीजिए कि अपने पास एक पिस्टन है, पिस्टन जानते हैं ना क्या होता है, ऐसा इसकी वॉल्यूम थी इनिशियली V, थोड़ा सा आपने इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया तो बाद में क्या होगा, इसकी वॉल्यूम दब जाएगा पूरा कार्यक्रम, ऐसा हो जाएगा। इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, अब V माइनस डेल्टा V। अच्छा भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इफेक्ट जो आ रहा है अपना वॉल्यूम के ऊपर आ रहा है। तो जो यहाँ पे दो चीजें डिफाइन होती है, एक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और एक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जरा ध्यान से देखें, पहला पता कर लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये क्या चीज है देखिए जरा, सिग्मा से लिखते हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, फोर्स अपॉन एरिया टाइप का ही है। अब आप यहाँ से जो आपने फोर्स लगा, फोर्स तो पहले भी लग रहा होगा, फिर बाद में बढ़ गया क्योंकि आपने प्रेशर को बढ़ा दिया है, तो फोर्स अपॉन एरिया, ये आइटम क्या बन जाएगा मेरे लिए, P
एक्सेस बन जाएगा, यानी कि पी एक्सेस कौन सा होगा, मान लीजिए कि पहले का प्रेशर पी इनिशियल था और बाद का प्रेशर इसके आसपास हो गया पी फाइनल, तो पी एक्सेस मेरे लिए हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही मेरे लिए जो है पी एक्सेस बोल दीजिए या डेल्टा पी एक्सेस बोल दीजिए, जो भी आपको बोलना है, बेसिकली चेंज इन प्रेशर हो जाएगा। अच्छा, अगर बाद का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये पिचक जाएगा, फाइनल वॉल्यूम कम होगी, यानी डेल्टा भी नेगेटिव आएगा, और बाद का प्रेशर कम हो गया तो ये इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, डेल्टा भी पॉजिटिव आ जाएगा, और तो उस वाले केस में डेल्टा पी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये आइटम हो गया अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और दूसरा टाइप जो चीज डिफाइन होगा वो ये स्ट्रेस हो गया, और सेकंड क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको अपन इसे बोल रहे हैं। या चेंज इन डायमेंशन, यहाँ पे कौन सी डायमेंशन चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, है ना। अब मतलब कई बार 90% सवालों में ऐसा होगा कि इनिशियली जो है प्रेशर कम रहेगा, बाद वाला प्रेशर ज्यादा रहेगा, जैसा हमने फोटो में बनाया, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर कम है, फाइनल ज्यादा है, तो वॉल्यूम कम हो गई, वॉल्यूम कम हो जाएगी तो ये डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी नेगेटिव होगा, तो डेल्टा वी बाई वी नेगेटिव हो जाएगा, तो अपन आगे एक और नेगेटिव लगा देते ताकि ये खेला पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि स्ट्रेन जो है पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, तो ये माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई वी भी अपन लिख सकते हैं, पर ये तभी वैलिड होगा जब अपन फाइनल वॉल्यूम कम होगी, क्योंकि डेल्टा वी उस वाले केस में नेगेटिव हो जाएगा, आगे एक और नेगेटिव लगाइए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने को पता लग गया कि भाई साहब जो है मतलब किसी भी मटेरियल पे अगर अपन फोर्स लगाएं, उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करें, तो वो इसका अपोज करता है, वो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है, जिससे कि वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आने की कोशिश करता है। ये कोशिश अलग अलग लोगों की अपनी अपनी औकात के हिसाब से अलग अलग होती है, और उसी अलग अलग औकात के बेसिस पे अपन मटेरियल को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इलास्टिक, मतलब परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक, या फिर पूरी तरह से प्लास्टिक। और ऐसा करते हुए यानी जो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, ऐसा करते हुए उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, यानी 2 चीजें जो हमने डिफाइन की है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसको 3 अलग अलग कंडीशन में हमने पढ़ा, मतलब 3 अलग अलग तरीके से ये डिफाइन है, 3 अलग अलग केसेस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ लिया है, फिर हमने पढ़ा शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ लिया है, और तीसरा टाइप का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन अभी तक अपन ने पढ़ लिया है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने दिल में एक ख्याल आता है कि यार स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कोई रिश्ता भी तो होना चाहिए ना। मार्केट के अंदर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था हुक्स, उन्होंने अपना लॉ दिया, उन्होंने बेसिकली लॉ दिया, मतलब क्या दिया, एक्सपेरिमेंटली कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे। लॉ का मतलब क्या होता है, अच्छा एक चीज आप समझ लीजिए, आप ये जानते हैं कि थ्योरम अलग चीज होती है, बहुत प्रिंसिपल अलग चीज होता है, उसी तरह से फिजिक्स में आप बहुत सारी चीजें, रूल्स अलग चीज होती है। लॉ का मतलब होता है कि ऐसी चीज एक्सपेरिमेंटली आती है, लेना है तो लो वरना मत लो, मतलब उसका जो मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है। तो इन्होंने एक लॉ दिया जिसको एक्सपेरिमेंट करके दिया, इसको हुक्स लॉ के नाम से मार्केट में जानते हैं। आइए देखते हैं। हुक्स लॉ, हुक्स भाई साहब का नाम था, एक्सपेरिमेंटल है इसलिए कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। जितने भी लॉ है मार्केट में उसका कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। कुछ लॉ ऐसे हैं जो बाद में आए हैं, उनका मैथमेटिकल प्रूफ आ गया है, तो हालांकि टेक्निकली उनको अभी लॉ नहीं बोलना चाहिए। जैसे ओम्स लॉ है, उसको मैथमेटिकली अभी प्रूव किया जा सकता है, केपलर के लॉ को भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन जब वो पहली बार जब ओम्स साहब ने बोला था तो उन्होंने V = IR में R को मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके ही बोल दिया था। अब उसको मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट लॉ का मतलब हमारे लिए ऐसा होगा कि उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होगा, वो एक्सपेरिमेंट से आता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और क्या बोला, एक रिलेशनशिप थी। ये जो लॉ बताता है वो क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में एक रिलेशनशिप कब दी, फॉर स्मॉल स्ट्रेन। इन्होंने बोला कि भाई साहब किसी भी बॉडी के अंदर स्ट्रेन मान लीजिए बहुत कम हो, तब ऐसा होगा, इन्होंने ऐसा पाया कि जो स्ट्रेस होगा बॉडी के अंदर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही इनका लॉ था भाई साहब। ऐसा इन्होंने कैसे प्राप्त किया, एक्सपेरिमेंटली प्राप्त किया। अच्छा भाई साहब, अब अपन जानते हैं कि अगर इसको हटाना है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, उसको इन्होंने E यूज किया, जो कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। अच्छा, इस E का नाम क्या है, अगर मैथमेटिकली बोले तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा बाई E,
यानी कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का ये जो रेशियो होगा इसको E बोला गया। E क्या है भाई साहब? E को इन्होंने बोला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन आ जाएगा, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगा ये भी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या? ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन अलग अलग होगा। यानी कि बेसिकली इट इज मेजर ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मटेरियल, यानी वो मटेरियल कितना इलास्टिक है इसका एक फेयर आइडिया आपको कौन देगा? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर अब अपने जायज़ सी बात लगती कि भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ही लेना है, उससे अपने को क्या प्राप्त हो जाता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब अपने पास 3 तरह का स्ट्रेस है, 3 तरह का स्ट्रेन तैयार है, तो जाहिर सी बात है अपने दिल में आ रहा है कि इनका रेशियो ले ही लेते हैं। अगर इनका रेशियो लेंगे तो 3 अलग अलग वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जैसा कि 3 स्ट्रेस 3 स्ट्रेन, उसी तरह से 3 क्या डिफाइन होंगे? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो 3 तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे लिए डिफाइन है। देखते हैं उसको 1 बाय 1 करके। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आ गया भाई साहब? E दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। पहला टाइप का है यंग्स मॉड्यूलस। कौन सा मॉड्यूलस? यंग्स मॉड्यूलस। क्या होता है? डेप्थ में देखते हैं यंग्स मॉड्यूलस। सेकेंड टाइप का है अपने पास, उसका नाम है शियर मॉड्यूलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है जी। और तीसरा टाइप है अपने पास बल्क मॉड्यूलस। कोई सारे पहले पढ़ लीजिए, बल्क को सेकंड पे रखती है। बल्क मॉड्यूलस बीटा या फिर के नाम से मार्केट में जाना जाता है। तो 1 बाय 1 करके अपन जो है इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला टाइप यंग्स मॉडुलस। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला टाइप का मॉडुलस देखते हैं, यंग्स मॉडुलस। जरा ध्यान से देखें कैसे ये डिफाइन है। कुछ नहीं, बहुत आसान। 3 तरह के स्ट्रेस पढ़े थे, तीन तरह के स्ट्रेन पढ़े थे। तीनों का रेशियो लेंगे, 3 टाइप का वो रेशियो आ जाएगा। इसी रेशियो को प्यार से अपन ने क्या बोला था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पहला टाइप का जो मॉडुलस है उसका नाम है यंग्स मॉडुलस। जैसे यंग्स मॉडुलस कैसे डिफाइन है जरा ध्यान से देखें। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी ये सिग्मा डिवाइडेड बाय ई का ये जो रेशियो होता है, इसी को प्यार से अपन क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस। जैसे ये वाला रॉड लिया था ना अपन ने, जिसका लेंथ L था और इस पे फोर्स लगा दिया F, जैसे इसकी लेंथ चेंज हो गई, मान लीजिए फाइनल लेंथ हो गई थी इसकी L प्लस डेल्टा, है ना। तो इसमें क्या पैदा हो गया था? इसमें पैदा हो गया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो कि अपन ने बोला था F बाई A आ जाएगा। ठीक है, फोर्स कैसा होना चाहिए? एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसीलिए इसको प्यार से नॉर्मल स्ट्रेस भी बोला जाता है। और चेंज इन डायमेंशन यहाँ पे डेल्टा L बटा L है। चेंज इन डायमेंशन डेल्टा L है, ओरिजिनल डायमेंशन में L है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के इसी रेशियो को प्यार से क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस। अच्छा, ये क्या हो जाएगा भाई साहब? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये डायमेंशन लेस है तो ये खेला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। अब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, अलग अलग आइटम के लिए यंग्स मॉडुलस अलग अलग होगा। जैसे मान लो स्टील का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, इसका अलग होगा, उसका अलग होगा। अलग अलग टाइप के मटेरियल के लिए ये अलग अलग होगा। अब ये प्रॉपर्टी है तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल कौन सा है, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसकी क्वांटिटी क्या है। 1 किलो 2 किलो 10 किलो अगर सेम टाइप का होगा तो उसके लिए यंग्स मॉडुलस सेम टाइप का रहेगा। तो अपने पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो आ जाता है अपने पास, मतलब जो यंग्स मॉडुलस इज बेसिकली सिग्मा डिवाइडेड बाय ई। इसकी वैल्यू अपने पास आ गई एफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बटा एल है। अब ज्यादातर सवाल जो हमारे नीट वीट में या जेई में आते हैं वो इसी पे आते हैं, क्योंकि इस पे एक कर्व बनाया जाता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व।
जो थ्योरी वाले सवाल हैं, जो इजीली नीट वीट के सवाल इजीली हो जाते हैं, वो बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक कर्व बनाया जाता है, उस कर्व से रिलेटेड आते हैं। तो आइए उस कर्व को देखते हैं, क्या नाम है उसका, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जो लोग इंजीनियरिंग करने जाएंगे कॉलेज में, मैकेनिकल या फिर कोई भी अर्थ साइंस रिलेटेड ब्रांच लेंगे, तो वो उस वाले कर्व को एग्जैक्टली वहाँ पे कॉलेज में जाके किस तरह से लैब में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, बनाया जाता है, वो भी पढ़ेंगे। अपने यहाँ पे उसको थ्योरेटिकली देखते हैं कि किस तरह से आता है। मान लीजिए कि अपने पास एक रॉड है, उससे अपन ने किसी मास को बांध रखा, m को मान लेते हैं, ठीक है। किस तरह से इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन वेरी करेगा। y एक्सिस पे मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, x एक्सिस पे मैं स्ट्रेन ले रहा हूँ, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली करते कैसे हैं, मतलब किस तरह से मेजर किया जाता है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। एक आइटम होता है, उसको बोलते हैं यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये एक तरह का हाइड्रोलिक मशीन होता है, जो कि मतलब रॉक मैकेनिक्स की लैब में अवेलेबल होता है, बहुत कॉमनली होता है। तो आप जाएंगे तो जरूर देख पाएंगे। होता क्या है, ऊपर की तरफ भी एक आइटम रहेगा, नीचे भी एक आइटम रहेगा, उसके बीच में हमें वो वाला आइटम डालना होगा जिसके बारे में हमें टेस्टिंग करनी होती है। हाइड्रोलिकली इसको खींचा भी जा सकता है, प्रेस भी किया जा सकता है। तो प्रेस आप करेंगे तो आप कितना फोर्स लगा रहे होंगे ये आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोर्स जैसे इसको प्रेस करेंगे तो फोर्स F लग रहा होगा, एरिया A हमें पता होगा, तो F बटा A से हमें क्या पता लग जाएगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस कितना डेवलप किया जाता है। एक और आइटम होता है, उसको प्यार से अपन डायल गॉज बोलते हैं। एक आइटम होता है, कैसा होता है दिखने में, जानने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। डायल गॉज क्या करता है, डायल गॉज भी बेसिकली इसी एक्सपेरिमेंट में काम आता है। वो आपका स्ट्रेन को मेजर करने में काम आता है, यानी दो पॉइंट के बीच की दूरी बताने में काम आता है। अगर दो पॉइंट के बीच की दूरी इनिशियली L थी, बाद की पता लग जाए तो डेल्टा L पता कर देंगे, डेल्टा L को L से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेन पता लग जाएगा, और F बटा A करेंगे तो स्ट्रेस पता लग जाएगा। तो y एक्सिस पे आपके पास स्ट्रेस है, x एक्सिस पे आपके पास स्ट्रेन है। दोनों को एक साथ सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा तो सॉफ्टवेयर आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व बनाता हुआ दिखाई देगा। ये आप वहां जाके कर भी सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए कि ये वाली रॉड है, इस रॉड को अपन दोनों एंड से खींच रहे हैं, यहाँ भी मैंने फोर्स F लगाया, यहाँ पे भी फोर्स F लगाया। तो धीरे धीरे जैसे मैं इस फोर्स F को बढ़ा रहा हूँ, उसको बढ़ाने से इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई A, और जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो डेल्टा L बटा L है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे मैं इस फोर्स को बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मतलब ये स्ट्रेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, स्ट्रेस बढ़ती गई तो स्ट्रेन भी बढ़ती गई। भाई साहब कर्व जो है कुछ ऐसा आता हुआ दिखाई दिया, अच्छा भी लगा, क्योंकि हमारे बुक साहब ने यानी कि जो बोला था कि ये जो स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन का ये जो रेशियो है वो यंग्स मॉडुलस के बराबर होना चाहिए, यानी कि y इज इक्वल टू mx देखा जाए तो c की वैल्यू 0 है, यानी ओरिजिन से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका ये एंगल मान लीजिए थीटा हो जाए, तो स्लोप हमारे लिए हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आनी चाहिए, सिग्मा वर्सेस e का है, तो ये यंग्स मॉडुलस के बराबर आता हुआ दिखाई दिया। ऑब्जर्व किया भाई साहब, अपन फोर्स बढ़ाते गए, स्ट्रेस बढ़ता गया, कर्व भी ऐसा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मान लीजिए कि हमने O से स्टार्ट किया, हम पॉइंट A तक पहुंच गए, बहुत बढ़िया। अपना दिल नहीं भरा, अपन ने फोर्स और बढ़ाया, अपन ने और फोर्स बढ़ाया। अब क्या हुआ कि भाई साहब कर्व जो है वो सीधी रेखा में गमन करने, यानी सरल रेखा में पहले चल रहा था, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही थी, अब ऐसा नहीं है, ऐसा करते थोड़ा ऐसा हो गया। अब जब ध्यान से देखें तो क्या हो गया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है, यानी थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने के बाद में स्ट्रेन की जो चेंज है वो स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अपन बी पॉइंट पे पहुंच गए भाई साहब, यहाँ पे पहुंच गए, अपना दिल नहीं भरा, अपने क्या और देखते हैं, ये वाले को खींचे जा रहे फोर्स को बढ़ाया, कार्यक्रम यहाँ तक बी पे पहुंच गया, मतलब और देखते हैं, फोर्स बढ़ाते और बढ़ाते हैं फोर्स। जैसे ये आइटम है, इसको अपन ऐसे खींच रहे थे, तो पहले क्या हुआ कि पॉइंट ए तक जैसे जैसे खींच रहे हैं, और स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है लीनियरली वेरी करते करते पॉइंट ए तक पहुंच गए। ए के बाद में अपने और स्ट्रेस बढ़ाया, तो अब ये लीनियरली वेरी नहीं कर रहे, लेकिन पॉइंट बी तक पहुंच गए। अपना दिल नहीं भरा हुआ है, अपने और फोर्स लगाया इस पे। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखें, अब आप थोड़ा सा फोर्स बढ़ाएंगे तो इसके अंदर स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, यानी आप थोड़ा सा वेरी करवाइए y पे, तो x में बहुत बड़ा सा वेरिएशन आता हुआ दिखाई देगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब इसके अंदर स्ट्रेस अपनी मैक्सिमम औकात पे पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा, फिर भी अगर आपने ऐसे खींचा तो अब यहाँ पे नई फॉर्मेशन हो जाती है, और ये थोड़ा दूर जाके
यानी थोड़ा सा ऐसे जाके डी पॉइंट पे जाके बीच में नेक फॉर्मेशन हो जाएगी ऐसा, और डी पॉइंट पे जाके ये रप्चर हो जाएगा यानी टूट जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम ये पा रहे हैं कि पॉइंट ए तक यानी अप टू पॉइंट ए, जैसे ओ से लेके ए तक बात करें यानी पॉइंट ए तक, ए वाले पॉइंट को प्यार से अपन बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। अच्छा, इसका मतलब क्या है? बेसिकली सीधी सीधी भाषा में है कि पॉइंट ओ से लेके ए तक स्ट्रेस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था। मतलब यहां पे हुक्स लॉ वैलिड है, हुक्स लॉ इज वैलिड। हाँ तो वैलिड ही रहेगा। भाई साहब ने जब लॉ दिया था तो उन्होंने बोला था कि स्ट्रेन कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब आप यहां तक मतलब स्ट्रेन को ले गए, आपका दिल भरा नहीं, आपने और स्ट्रेन बढ़ाया तो इनका लॉ नहीं लगेगा कि इन्होंने तो लॉ देते हुए बोला था कि अपना लॉ तब वैलिड है जब स्ट्रेन कम हो। अब आप ध्यान से देखें, बी वाले पॉइंट को अपन बोलते इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते? इलास्टिक लिमिट। लिमिट का मतलब समझते हैं भाई, मैक्सिमम औकात, इससे आगे जो है मटेरियल इलास्टिक नहीं होगा। इससे मैं क्या समझूं? इससे मैं ये समझ रहा हूं कि अगर मैं ओ से स्टार्ट होके बी पॉइंट तक भी गया और यहां पे मैंने अगर डिफॉर्मिंग फोर्स जो इस पे लगा रहा हूं उसको रिमूव कर दिया तो ये आइटम लौट के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक इलास्टिक रीजन में है। इलास्टिक रीजन, ये वाले रीजन को अपन क्या बोल रहे हैं? इलास्टिक। तो कोई आपसे ऐसा बोले कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू पॉइंट बी, तो बोलना नहीं लगा, बी तक वैलिड नहीं। हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है? ए तक। लेकिन कोई आपसे बोले कि मटेरियल इज इलास्टिक अप टू पॉइंट बी, मैंने कहा हाँ ये बात सही है, वो ओ से लेके बी तक इलास्टिक तो रहेगा, लेकिन ए से लेके बी के बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। और इससे इधर अगर आप बी पॉइंट से भी इधर पहुंच गए तो अब नेक फॉर्मेशन हो जाएगी। अब अगर आप मतलब जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको रिमूव कर दोगे तो ये लौट के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने वाला नहीं है। तो इस वाले रीजन को प्यार से बोलते हैं अपन प्लास्टिक रीजन। यहाँ पे मटेरियल कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है। इससे इधर की तरफ क्या शो करता है? इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। सी वाले पॉइंट पे आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ जाएगी। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे इसके पास मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। इसको मैं सिग्मा यू बोल रहा हूँ, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय एसी जो स्ट्रेस होगी वो सी वाले पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। मतलब एकदम सर फटने टाइप की कंडीशन हो जाएगी, सी वाले पॉइंट पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगी। फिर आप उससे आगे भी अगर आपका पेट ना भरे तो नेक फॉर्मेशन हो जाएगी। और फिर आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, अगर मान लीजिए कि फिर आप स्ट्रेस को, और उसके बाद क्या होगा कि अगर आप मतलब फोर्स जो है ना वो थोड़ा कम भी लगाएंगे तो भी वो ऐसे फैलने लग जाएगा, क्योंकि बीच में एक नेक फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या होता है, जैसे आपके पास इस तरह का रॉड था ना, तो होगा क्या कि बीच में थोड़ा सा पिचक जाएगा, ऐसा हो जाएगा ऐसे। अब आप थोड़ा कम फोर्स भी लगाएंगे ना तो भी ये लंबा होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि आप कम स्ट्रेस रखेंगे तो भी आपको स्ट्रेन बढ़ती हुई दिखाई देगी और वो तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। अच्छा एक बात देखिए, डी वाले पॉइंट को प्यार से क्या बोलते हैं? डी वाले पॉइंट को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। कौन सा पॉइंट? फ्रैक्चर पॉइंट। इस वाले पॉइंट पे ये टूट जाएगा। तो एक बात अपने को साफ साफ दिखाई दे रही कि जितना ज्यादा सी से लेके डी के बीच में दूरी रहेगी उतना ही मटेरियल ज्यादा डक्टाइल होगा। अब आप ये ना पूछिएगा कि डक्टाइल क्या होता है। कक्षा 8th या 9th में अपने दो प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मेलेबिलिटी एंड डक्टाइलिटी। मेलेबिलिटी वो थोड़ा सा टोक के उसको जो है मतलब प्लेट टाइप बनाने की ये प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं, और उससे धागा मतलब ऐसा रॉड बनाने का, वायर बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको डक्टाइल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जितनी ज्यादा ये सी से लेकर डी के बीच में रहेगी उतना ही ज्यादा डक्टाइल रहेगा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुछ बातें और यहां से पता की जा सकती है। मैंने कहा जितना पॉइंट फार्दर दी पॉइंट बी, जितना पॉइंट बी ज्यादा दूर रहेगा उतना ही क्या होगा? मोर इलास्टिक मटेरियल, ज्यादा इलास्टिक मटेरियल रहेगा। ये बात अपन बोल सकते हैं यहाँ से, है ना। तो इसके ऊपर खूब सारे सवाल जो थ्योरेटिकल सवाल है, स्पेशली मेडिकल वाले या जेईई में भी, जेईई 2015 वगैरह में खूब सारे ऐसे सवाल पाएंगे जो डायरेक्टली जो है इस वाले कर्व से ही आएंगे। और ये ध्यान रखना कि ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व है। कल को तुमको, और इसकी स्लोप आएगी यंग्स मॉडुलस के बराबर,
तो मैं ऐसे ही रटे हुए जाएंगे और वो स्लोप को चेंज कर देगा, मतलब एक्सिस को चेंज कर देगा, स्ट्रेन को इधर लगेगा, स्ट्रेन को उधर लगेगा, तो धड़ाक से उत्तर करके आएगा, तो गलतियां हो सकती है। ध्यान रखिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन वाले कर्व की जो स्लोप आएगी वो आपको यंग्स मॉडुलस बताएगी। तो बहुत सारी चीजें इसको जान के आप बहुत सारे सवाल सॉल्व कर पाएंगे। धीरे धीरे अपन सवाल भी देखते हैं। प्रैक्टिकली अगर इसको समझना होगा तो आपको मतलब प्रैक्टिकल अगर आपका रॉक मैकेनिक्स या ऐसी कोई भी ब्रांच रहेगी तो आप इसको जाके बिल्कुल करेंगे। मैकेनिकल भी रहेगा तो भी आप यूटीएम और ये डायल गॉज से आपकी जिंदगी में मुलाकात होगी। मेडिकल के लोग हैं तो एक बार देख लीजिए, फिर उसकी कोई खास जरूरत नहीं, हमारा सवाल सही होना चाहिए, बाकी लॉजिकली हमें ये समझ में आ गया है। चलिए पढ़ते हैं आगे, है ना। अच्छा, एक छोटी सी चीज है जिसकी यार कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, देख लेते हैं। हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं, हालांकि कोई बहुत ज्यादा उतनी जरूरत नहीं है, फिर भी अगर देखते हैं हिस्टेरेसिस लूप के बाद, फिर सीधे अपन सवालों पे चलेंगे। हिस्टेरेसिस लूप क्या है जरा देखिए। हिस्टेरेसिस वैसे आप मैग्नेटिज्म वगैरह में जाएंगे तो काफी मतलब फेमिलियर टर्म होगी, इसमें उतनी ज्यादा काम की नहीं है, फिर भी सेम सेम टाइप की। जरा देखिए इधर ध्यान से, अगर मैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व बना, है ना, मेरे लिए ऐसा कुछ कर्व आ रहा है, मान लीजिए कि ऐसा कुछ कर्व आ रहा है, ठीक है। और ये मैं अगर ये बातें इलास्टिक रीजन में कर रहा हूं, कौन से रीजन में? इलास्टिक रीजन में। तो जैसे जैसे मैंने स्ट्रेस को बढ़ाया था वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ा और इस तरह का कर्व आया। अब मैं अगर स्ट्रेस को कम करने लगूंगा तो वैसे वैसे स्ट्रेन भी कम होता रहेगा और ये वापस जो है पॉइंट ओ तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये जो मटेरियल है जिसके लिए अपन कर्व बना रहे हैं, अगर वो प्लास्टिक बिहेवियर है उसके अंदर, तो उसका कर्व जो है वापस आते हुए स्ट्रेन और स्ट्रेस का ये सेम कर्व को फॉलो नहीं करेगा, वो कुछ ऐसा आता हुआ दिखाई देगा आपको। मान लीजिए कि आगे का कुछ माहौल ऐसा रहा होगा, ओ ई, इस पॉइंट को ए बोलते हैं मान लो, ये पॉइंट को बी। यहां पे क्या होगा कि प्लास्टिक वाले मटेरियल में जैसे से आप यहां से इस तरह से गए, वापस आते हुए आप क्या कर रहे हैं? स्ट्रेस को कम कर रहे हैं। तो स्ट्रेन, इस वाले स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन ये होना चाहिए, लेकिन ये ना होके ये हो रहा है। जैसे जैसे आप स्ट्रेस को कम करते जा रहे हैं, मान लो स्ट्रेस को आपने जीरो कर दिया तो स्ट्रेन जीरो हुआ ही नहीं भाई साहब, स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ। मतलब आपने जो है स्ट्रेस को जीरो कर दिया है लेकिन स्ट्रेन जीरो नहीं हो रहा है, कुछ स्ट्रेन को बची हुई रहेगी। इस वाले स्ट्रेन को प्यार से बोलते हैं ई आर। क्या बोलते हैं? ई आर, यानी रेजिडुअल स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा, ये अगर एक लूप देखा जाए ओ ई ए बी ओ, इस वाले लूप का जो एरिया होगा दैट इज बेसिकली इक्वल टू जो हीट लॉस होगी, जो एनर्जी लॉस होगी पर यूनिट साइकिल। ये खासकर मैग्नेटिज्म में काफी काम आएगा, हिस्टेरेसिस लूप वगैरह, वहां पे बी वर्सेस एच के बीच में कर्व बना था। लेकिन ऐसी बातें अपन स्ट्रेस और स्ट्रेन के केस में भी कर सकते हैं। ये तब वैलिड होगा जब मटेरियल कैसा होगा? प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक टाइप। अच्छा, एक बार अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज मैं कमेंट कर सकता हूं कि अगर ये इलास्टिक होता तो इस पास से गया होता, वापस भी इसी पास से आ रहा होता, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उस वाले केस में लग रहे होते वो कैसे फोर्स होते? कंजर्वेटिव फोर्स होते, क्योंकि एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक वाले में ऐसा बोल नहीं पाएंगे। तो ये हिस्टेरेसिस लूप बनाया जा सकता है, कोई खास किस्म के सवाल इससे आते नहीं। आपको एक बात समझ में आ गई कि आप ऐसा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व रहता है उसको वापस फॉलो नहीं कर रहा होता है। यहाँ पे स्ट्रेन लैग कर रहा है, किससे? स्ट्रेन से। द लैगिंग ऑफ स्ट्रेन बिहाइंड द स्ट्रेस, इसी को प्यार से हिस्टेरेसिस बोलते हैं ना। तो एक बहुत छोटी सी बात थी। आइए अब सवालों का खेला शुरू करते हैं। आपने क्या किया? तीनों तरह की स्ट्रेस पढ़े, तीनों तरह का स्ट्रेन पढ़ा, फिर उनका इंटर मतलब जो क्या रिश्ता है वो उसका कार्यक्रम की शुरुआत की। हुक्स लॉ पढ़ा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा, फिर मतलब जो ये सब अभी अपन मतलब पहला टाइप का मॉडुलस पढ़ रहे हैं, यंग्स मॉडुलस, उसमें इतनी सारी बातें पढ़ी। कुछ सवाल देखते हैं, दो तरह के और मॉडुलस है, वो अपन थोड़ी देर बाद में देखते हैं। जैसे मैं एक और सवाल दूं, एक सवाल दें, बहुत ही आसान किस्म का सवाल। मान लीजिए कि ये वाली एक्सिस पे ये है और ये वाले एक्सिस पे सिग्मा है। मेरे पास दो आइटम है ए बी, या इस आइटम को मैंने P बोल दिया, ये आइटम को क्या बोलते हैं? Q। P और Q मेरे पास दो मटेरियल है, उसके लिए मैंने स्ट्रेन वर्सेस सिग्मा का कर्व बनाया।
पहले वाले के लिए P के लिए ऐसा आ रहा है, Q वाले के लिए ऐसा आ रहा है। तुमसे बोला कि कौन से वाले का यंग्स मॉडुलस क्या है, मतलब आप कमेंट कीजिए। ऑप्शन है ए फॉर आगरा कि भाई यंग्स मॉडुलस ऑफ P इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ Q। बी में है कि यंग्स मॉडुलस P का जाता है यंग्स मॉडुलस Q से। सी में है यंग्स मॉडुलस ऑफ Q जो है यंग्स मॉडुलस P से जाता है। डी में है कि हमसे नहीं होता, नन ऑफ दीज, या डेटा इनसफिशिएंट बोल देते हैं कि इससे ये बता नहीं सकते, डेटा इनसफिशिएंट। बताइएगा भाई साहब। वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत अपना आंसर सिलेक्ट कीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन जानते हैं कि स्लोप इज, बेसिकली हमारे पास स्लोप क्या आया था, यंग्स मॉडुलस के बराबर आया था। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे P और Q वाले में स्लोप आपके पास Q वाले का जाता है, Q वाले का स्लोप जाता हुआ तो आपके पास यंग्स मॉडुलस Q का जाता हुआ P से। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आप ध्यान रखें कि भाई पहले देख लेना है, मतलब ये गलती ना हो जाए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में कौन सा वाला इधर रखा हुआ है ना, y एक्सिस पे स्ट्रेन है तो इस वाले केस में जो आपको DE डिवाइडेड बाई D सिग्मा है ना, मतलब जो सिग्मा बाई जो मान लो कि E बाई सिग्मा, यानी कि ये जो वैल्यू मिलेगी वो 1 अपॉन यंग्स मॉडुलस है ना, जिसका स्लोप ज्यादा है, यानी ये मतलब ये वाली क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, Q वाले की ज्यादा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यंग्स मॉडुलस Q वाले का ज्यादा होना चाहिए कि P वाले का ज्यादा होना चाहिए। जिस आइटम के लिए 1 बाई Q, 1 बाई YQ इज मोर देन 1 बाई YP है ना, तो हमारे पास साफ साफ पता लग गया हमें कि भाई साहब YQ छोटा होगा कंपेयर टू YP, यानी किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा बड़ा हुआ, P का। ठीक है, बस ये ध्यान रखें कि एक्सिस कौन सी है, ये धोखा बहुत सारे चैप्टर में होता है। कई बार f एक्सिस x का कर्व दिया था, वर्क पता करना होता है, x मतलब f यहाँ रख देते हैं, x उधर कर देते हैं। PV कर्व दिया होता है, P यहाँ और V की बजाय V यहाँ पे और P यहाँ पे, अपने को क्या रहता है, अपने को निकालना होता है एरिया, अपन आंखें बंद करके एरिया निकाल देते थे। ये ध्यान रखें कि एरिया कौन सा कर्व और कौन सी एक्सिस के बीच में था। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान आतू किस्म का एक सवाल। आगे बढ़ते हैं अपन, एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल देखते हैं, इसमें ना कुछ ग्राफ दिया हो। कई बार क्या होता है कि वो आपको फोर्स नहीं देगा, आपको बोलेगा लोड दिया हुआ है। अब लोड दिया हुआ उसका क्या मतलब है, लोड आपको केजी में दिया होगा तो वो स्टाइल मार के फोर्स ही दिया हुआ। ऐसा मैं एक सवाल आपके लिए लिखवा रहा हूं। सवाल में ऐसा है कि आपको एक कर्व दिया गया है, एक वायर है, एग्जांपल नंबर 2, वायर का लेंथ आपको दिया है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो आपको दिया हुआ है 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, एक वायर है। ठीक है, और आपको दिया गया है कि एक कर्व दिया गया है, क्या दिया है, डेल्टा एल वर्सेस लोड का कर्व दिया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, लोड क्या चीज है। अब और इस तरह का कुछ कर्व दिया है और ये बोला है कि जब आपका लोड जो है वो 80 kg होगा तब आपके पास डेल्टा एल आ रहा है 4 और डेल्टा एल जो दिया है वो मतलब इंटू 10 की पावर -4 मीटर में दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस, यानी यंग्स मॉडुलस आपको इस मटेरियल का प्राप्त करना है। ये सवाल इसलिए करवाया जा रहा है कि मेडिकल में कई बार फोर्स नहीं देता है और वो आपको बोलता है कि लोड इतना है तो स्टाइल मार की फोर्स दिया है भाई, लोड आपको 80 दिया है तो फोर्स की वैल्यू 80 × G हो जाएगी, यानी F=mg की तरह ही आपको फोर्स प्राप्त करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें इसमें पूछा गया है कि यंग्स मॉडुलस प्राप्त कीजिए, तो आप ट्राई कीजिएगा और उसको पॉज करके फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। तो हम जानते हैं कि भाई साहब यंग्स मॉडुलस हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन है ना। अच्छा भाई साहब, स्ट्रेस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया चाहिए होगा। स्ट्रेन के लिए क्या चाहिए होगा, डेल्टा एल बटा एल चाहिए होगा। क्या सारी बातें दी गई है, मैंने कहा बिल्कुल, बहुत सारा होती है आसानी से। अब आप बोलेंगे फोर्स क्या है, मैंने कहा 80 kg तुम्हें लोड दिया गया है, स्टाइल मार के फोर्स दिया गया है, क्या हो जाएगा वो 80 × 10 है ना। चलो एरिया बहुत आसान सा, कितना दिया है 10 की पावर -6 आपके पास एरिया हो जाएगा। डेल्टा एल बटा एल है, अब जरा ध्यान से देखें तो डेल्टा एल की वैल्यू आपको 4 दी है, लेकिन वो है क्या 4 × 10 की पावर -4 है ना, और डिवाइडेड बाई एल है, एल ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 1 थी है ना। चलिए तो ये आइटम कितना हो गया, 4 से 1 काट दीजिए 20 हो गया है ना। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 200
और ये हो गया है मतलब जो है 10 की पावर -10 हो गया, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर 10 है, तो आंसर आ जाएगा 2 × 10 की पावर 12। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी एक बिल्कुल ही आसान किस्म का सवाल था। एक आध सवाल और अपन लिखते हैं। पहले अपन थोड़े आसान सवाल देखते हैं, फिर धीरे धीरे ढंग के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, कई बार आपको सवालों में ये लिखा हुआ मिलेगा, एग्जाम्पल नंबर 3 पे जाने से पहले मैं एक चीज देखना चाहूँ कि भाई साहब इलास्टिक लिमिट पे पहुंच गए। हालांकि हमने बात तो कर दी है, इलास्टिक लिमिट क्या है? इलास्टिक लिमिट वो कंडीशन है जहां तक मैक्सिमम मतलब हुक्स लॉ वैलिड है। मतलब अगर आपको ये बोल दिया जाए इस लिमिट से आगे अगर आप पहुंच जाएंगे, इससे ज्यादा अगर आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो फिर हुक्स लॉ वैलिड नहीं है ना। तो ये अपन पहले ही जानते हैं बेसिकली जो है। इसके बाद जो है बॉडी मतलब परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, है ना। इलास्टिक लिमिट से आगे अगर जाएंगे तो फिर बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। चलिए एक सवाल देखते हैं। बेसिकली एक बहुत ही आसान किस्म का सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है कि स्टील की रॉड है, उसके लिए इलास्टिक लिमिट आपको दी हुई है। क्या दिया हुआ है? इलास्टिक लिमिट बोल रहा है कि कितनी है 2.48 × 10 की पावर 8 पास्कल। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना। इलास्टिक मतलब स्ट्रेस, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी सपोर्टेड विदाउट एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट। बोल रहा है कि मैक्सिमम वेट इससे क्या आप जान सकते हैं, मैक्सिमम वेट जिससे कि आप इलास्टिक लिमिट को एक्सटेंड ना करें, मतलब उसको एक्सीड ना करें। और एरिया दिया हुआ है 3.14 × 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई साहब, मतलब आथू, है ना। इतना ही आसान किस्म का सवाल है। अब ये इलास्टिक लिमिट दिया है, मतलब क्या दिया तुमको, स्टाइल मार के सिग्मा दिया है बे। इससे ज्यादा सिग्मा हुआ तो फिर मटेरियल टूट जाएगा। सिग्मा देखिए जरा ध्यान से। तो अगर आप ध्यान से देखें और फिर आपको पूछा जाए कि मैक्सिमम वेट क्या लगाया जा सकता है, वेट मतलब जो है फोर्स जो है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिग्मा आपके लिए हो क्या जाएगा, F/A। आपको क्या चाहिए, आपको A ही तो चाहिए ना बे, और सिग्मा आपको दिया हुआ है और ये एरिया भी दिया हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत ज्यादा आसानी से आपको सिग्मा मिल जाएगा, मतलब F मिल जाएगा सिग्मा × A। सिग्मा की वैल्यू क्या दी हुई सवाल में 2.48 × 10 की पावर 8 और इंटू एरिया कर दीजिए 3.14 × 10 की पावर -6। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर देख लीजिए। आंसर आ रहा है 779। कर लीजिएगा भाई साहब 779। ठीक है, कर लेंगे ना ये वाली कैलकुलेशन। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी सवालों में इलास्टिक लिमिट की जगह क्या लिखा होगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक ऐसा ही सवाल देख लेते हैं, फिर अपन ढंग के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब भाई साहब ये क्या, ये पता है अगर अपने जो कर्व बनाया था इसमें ये जो मैक्सिमम औकात आई थी, यहाँ से यहाँ तक अपना स्ट्रेट लाइन आया था, फिर यहाँ पे अपन जो है पॉइंट ए, फिर बी, फिर अपन ये सी पॉइंट पे पहुंचे थे जहाँ पे मैक्सिमम जो अपने को स्ट्रेंथ प्राप्त हुई थी, यानी कि मैक्सिमम जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसी को प्यार से क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इससे भी ज्यादा अगर आप लोड लगा देंगे या जो फोर्स लगाएंगे डिफॉर्मिंग वाला, उस वाले केस में रॉड होगी या वायर होगा, वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, नहीं टूट जाएगा। एक और इस पे भी एक चंपल की किस्म का सवाल कर लेते हैं। चलिए देखिए, एक सवाल है, इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है। सवाल ऐसा है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टील है, तो ऐसे परेशान नहीं होने का, वो सवाल में लिखेगा इलास्टिक स्ट्रेंथ, इसका मतलब स्टाइल मार के आपको सिग्मा दिया है पे, और ऐसा बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वो भी तो सिग्मा दिया हुआ है, तो परेशान होने। और सिग्मा होता क्या, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स बहुत पता करने का पूछेगा नीट में, तो ऐसे ही। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टील इज, मतलब बोल रहा है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज, तो मतलब वो बोल रहा है कि 4089 × 10 की पावर 8 पास्कल। ये कौन सी है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, मतलब मैक्सिमम जो स्ट्रेस ये हैंडल कर सकता है वो ये है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी सपोर्टेड विदाउट ब्रेकिंग। तो भाई मैक्सिमम सिग्मा इतना हो सकता है। एरिया दे दो, सवाल में दिया है कि एरिया जो है वो 3.14 × 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर है। चलिए भाई साहब, ये हमारे लिए कोई टफ चीज नहीं है। अपने को स्टाइल मार के दिया क्या गया, सिग्मा दिया है। सिग्मा यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स डिवाइडेड बाई
एरिया, मुझे क्या पूछा गया, वेट पूछा है, यानी जो फोर्स होगा m इंटू जी, सिग्मा यू इंटू ए हो जाएगा। सिग्मा यू आपको सवाल में क्या दिया हुआ, 4089 इंटू 10 की पावर ए इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -6। इसको कर लीजिए भाई, कोई भी कर लेगा बहुत आसानी। इसको करेंगे 1536 न्यूटन आता हुआ दिखाई देगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए आप कुछ ढंग के सवाल देखते हैं, मतलब ये बहुत आसान किस्म के हो गए, एक आध सवाल ढंग का देखते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई बोले कि अपने पास एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड की लेंथ है a मीटर, तब जब इस पे अपन फोर्स लगा रहे हैं 4 न्यूटन। इसकी लेंथ है b मीटर, तब जब इस पे अपन फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन। आपसे पूछा जाए कि इसकी लेंथ क्या होगी तब जब अपन इस पे लगा रहे हैं 9 न्यूटन। आपसे पूछा कि इसकी लेंथ क्या होगी। चलिए भाई साहब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसकी लेंथ थी a मीटर, तब जब इस पे फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, और b तब थी जब इस पे लगने वाला फोर्स है 5, और पता नहीं कितनी होगी तब जब इस पे फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन। ऐसा आपको सवाल में पूछा है। चलिए भाई साहब क्या कर पाएंगे आप इसको, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, इसकी जो नेचुरल लेंथ होगी, यानी कि जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है, क्या वो a से बड़ी होगी कि ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है a से कम होनी चाहिए, क्योंकि a तो तब थी जब इस पे फोर्स क्या लग रहा था, 4 न्यूटन था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए देखिए जरा ध्यान से। हमने बोल दिया भाई साहब कि पहले इसकी लेंथ रही होगी L0 रही होगी, मान लो, है कि नहीं है, और उसमें कुछ डेल्टा आया होगा, किसी भी टाइम पे इसकी लेंथ रही होगी L0 प्लस डेल्टा L। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई साहब F बटा A स्ट्रेस मिल जाएगा, डेल्टा L बटा L कर देंगे, तो ये कार्यक्रम यंग्स मॉडुलस के बराबर होना चाहिए। क्या मैं यहाँ से डेल्टा L को क्या पता कर सकता, FL अपॉन A यंग्स मॉडुलस ऐसा बोल सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये F डिवाइडेड बाई AYL है। L यहाँ पे क्या इनिशियल लेंथ है, जो हमने क्या मान लिया है L0। ये पूरा कार्यक्रम कांस्टेंट आ रहा है, तो मैं इसको पूरा ये कांस्टेंट K बोल दे रहा है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे लिए जो भी डेल्टा L आएगा वो F बटा K के बराबर। अब मैं सवाल पे देखता हूँ। सवाल मुझे बोल रहा है कि इसकी लंबाई a मीटर है, तब जब इस पे फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, है ना। इसका मतलब क्या बोल रहा है मेरे लिए कि भाई a तब होगी जब L0 प्लस कुछ उसमें डेल्टा L1 आ गया होगा, आया होगा कि नहीं होगा, और b तब होगी जब a को देखो जरा, L0 प्लस डेल्टा L1 क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 के लिए मुझे f बाई k करना पड़ेगा। k को तो मैंने k रख दिया है, f की वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाई k आ गया। ये मेरे लिए पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है कि B होगा तब जब फोर्स क्या लग रहा हो 5, तो B इज इक्वल टू L0 प्लस 5 बाई k। अच्छा भाई मैंने बोला C होगा बे तब जब फोर्स क्या लग रहा हो 9। अब मेरे को जो है ये C की तलाश है। L0 और K जो है मुझे नहीं दिया गया है सवाल में, मैंने अपनी मर्जी से माना है, तो मेरा धर्म बनता है कि पहले मैं L0 और K को हटा दूं। L0 और K को हटा दूं, L0 और K को A और B की टर्म में अगर मैं डाल दूंगा, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये वाला इक्वेशन 3 है, तो 1 एंड 2 से अगर मैं A एंड B का जुगाड़ बैठा लूं तो मतलब जो L0 और K का बैठा लूं तो इसमें 3 वाले में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, ये मिल ही जाएगा, मतलब L0 प्लस 9K, है ना। तो अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, A आपको बोल रहा है कि L0 प्लस 4 बाई K आ रहा है, B आपके पास क्या आ रहा है L0 प्लस 5 बाई K आ रहा है। तो अगर मैं ये 1 है और ये 2 है, 2 माइनस 1 कर दूं, 2 माइनस 1 कर दें तो क्या हो जाएगा B माइनस A दैट इज इक्वल टू 5 बाई K माइनस 4 बाई K, तो 1 बाई K आ गया। क्या 1 बाई K की वैल्यू आ गई है, 1 बाई K की वैल्यू को वापस उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, A इज इक्वल टू L0 प्लस 4 इंटू 1 बाई K, 1 बाई K की वैल्यू है B माइनस A, यानी कि ये हो जाएगा L0 प्लस 4B माइनस 4A इज इक्वल टू A। तो L0 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है, जरा ध्यान से देखें। L0 की वैल्यू के लिए मैंने 4A को इधर भेजा, तो ये हो गया है 5A माइनस 4B। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। L0 मिल जाए मान लो एक बार, और 1 बाई K तो मेरे को पता ही है, तो क्या मुझे C मिल जाएगा? हाँ जी, C की वैल्यू क्या होनी चाहिए, L0 प्लस 9 बाई K। L0 है 5A माइनस 4B,
प्लस 9 इंटू 1/k, 1/k वैल्यू क्या है, b माइनस ए है, यानी यहाँ पे b डाल दिए हैं, यहाँ पे a डाल दिए हैं, 5a माइनस 4b प्लस 9b माइनस 9a। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 5a माइनस 9a ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, माइनस 4a, और 9b माइनस 4b, तो ये प्लस का 5b आ गया है, तो मेरा आंसर होगा 5b माइनस 4a। देख लीजिए, अगर आपका आंसर भी यही आ रहा है तो आप ठीक कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आगे बढ़े क्या, एक आध सवाल और देखते हैं। चलिए एक सवाल देखते हैं। मान लीजिए कि अपने पास एक रॉड है, ठीक है, रॉड की लंबाई L मान लेते हैं, और रॉड के इस एंड पे अपन फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए कि 2F लगा दिया। चलिए भाई सब बहुत बढ़िया है ना। और क्या किया अपन ने कि अपनी मर्जी से कहीं और फोर्स लगा, मान लीजिए कि मैं यहाँ से एक फोर्स मैंने F यहाँ भी लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया, ये वाली दूरी है मेरे लिए L/3, और ये वाली दूरी है मान लीजिए 2L/3। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो आपसे बोला गया है, और यंग्स मॉडुलस मान लीजिए कि आपको दे दिया है y, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है a, लेंथ को बोल दिया है l, एंड पे लगा दिया है 2f, और एंड के इस एंड से मतलब L/3 की दूरी पे जाके लगा दिया है f, और आपसे पूछा है फाइंड द टोटल इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन इन रॉड, रॉड में टोटल इलोंगेशन क्या। चलिए ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज वॉज मार के देखिए, अपन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये 2f के कारण इलोंगेशन कहाँ आएगा, इस पूरे के कारण आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 2f के कारण ln, इसका इलोंगेशन मान लीजिए डेल्टा L1 है, और जो f है, f कहाँ इलोंगेशन ला रहा है, f बेसिकली क्या कर रहा है, f जो है वो 12/3 वाली लेंथ के अलोंग ला रहा है, इसमें मान लीजिए डेल्टा L2 आ रहा है। तो मेरे लिए जो आंसर आना चाहिए डेल्टा L, वो आना चाहिए डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। क्या बोलते हैं, है कि नहीं यार। एक और मेथड से भी इसको सॉल्व कर पाएंगे, पहले ये वाला करते हैं डेल्टा L। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन ये जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस होता है F/A डेल्टा L/L, तो मेरे लिए डेल्टा L यहाँ से क्या हो जाता है, FL/AY, है कि नहीं यार। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर अपन ध्यान से देखें तो मेरे लिए डेल्टा L इक्वल डेल्टा L1, डेल्टा L1 के लिए f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2f हो जाएगी, है ना, और L की वैल्यू क्या होगी, वो LA होगी, डिवाइडेड बाई AA है और y है ना। 2f जो है वो पूरे 2f जो बेसिकली क्या कर रहा है, इस पूरे वाले को इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है, और f जो है बेसिकली 2L/3 लेंथ को ही करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो f इंटू L की वैल्यू ये वाले को डेल्टा L2 बोल रहे हैं, डेल्टा L2 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2L/3 डिवाइडेड बाई A इंटू y। अब अगर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास 3ay आ जाएगा, 3 को उधर ले जाइए तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा। हमको लगता है कि ये पूरा खेला आ जाएगा 8FL डिवाइडेड बाई 3ay। अच्छा भाई, तो यही हमारे लिए क्या होना चाहिए, यही आंसर होना चाहिए। चलिए भाई साहब, क्या इसको एक और मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, मैंने कहा हाँ, एक और तरीके से देखते हैं। मान लो कि भाई एक और तरीके से कैसे पता कर पाएंगे, मैं इसको मेथड 1 बोल रहा हूँ, मेथड सेकेंड में देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि इनके दोनों पार्ट पे ना, ये वाले पार्ट के अंदर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो यहाँ की टेंशन ही होगी, इस वाले पार्ट में टेंशन क्या होगी और इस वाले पार्ट में टेंशन क्या होगी। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर इधर की तरफ क्या लग रहा है, 3F, और हर पार्टिकल रुका हुआ है। जैसे मान लो कि एक छोटे से यहाँ के एक सेक्शन को बोलूं तो उधर की तरफ क्या लगे, ये वाले पार्ट, ये वाले पे देखें तो उधर की तरफ लग रहा होगा 3F, तो इसको नहीं जाना है इधर की तरफ, तो रोक के कौन रख रहा होगा, 3F। तो क्या इससे हर पार्टिकल पे यानी हर पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन क्या होगा, इसके अंदर 3F हो जाएगी। और अगर ये, और इसकी लेंथ क्या होगी भाई साहब, 2L/3,
प्लस जो इधर वाला पार्ट है, कौन सा वाला, जिसकी लेंथ L/3 है, इस वाले पार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप इस वाले पॉइंट पे लग क्या रहा है, 2f लग रहा है। अगर ये छोटा सा एक एलिमेंट लूं तो ये 2f वाले उस एलिमेंट को उधर कौन खींच रहा है, 2f। इधर की तरफ रोक के कौन रखा होगा, टेंशन रोक के रखा होगा। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही होगी, यहाँ पे भी टेंशन की वैल्यू 2f के बराबर ही होगी, मतलब 2f के बराबर होगी। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन ये पता कर लेते हैं कि इसके अंदर मान लीजिए इलोंगेशन आया है डेल्टा L1 और इस वाले पार्ट के अंदर इलोंगेशन आया है डेल्टा L2। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे डेल्टा L मिल जाए, तो डेल्टा L मेरे लिए होगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा L को आप लिख सकते हैं FL अपॉन AY, और वहां पे जो F होता है वो कौन सा वाला फोर्स होता है, ये बाहर से लगने वाला नहीं होता, वो कौन सा फोर्स होता है, वो रीस्टोरिंग फोर्स होता है बॉडी के अंदर वाला, और ये रीस्टोरिंग फोर्स ही तो है, अंदर का टेंशन ही तो रीस्टोरिंग फोर्स है भाई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स है 3F, तो F की जगह मैंने क्या डाल दिया 3F, और लेंथ क्या है मेरे लिए, उसकी लेंथ है 2L/3, ये 3 से 3 कट गया, डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए AY। और दूसरे वाले पार्ट में अगर आप चले गए उसका डेल्टा L2 पता करना है, तो ये वाले पार्ट के कारण मेरे लिए रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा, है ना, और लेंथ क्या हो जाएगी L/T हो जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा भाई साहब AY। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एलसीएम फिर से आपके पास क्या आ जाएगा 3AY, और इसको उधर लेके जाएंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 2FL प्लस 6FL प्लस 2FL, तो फिर से आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा 8FL डिवाइडेड बाई 3AY, जो कि यहाँ से भी आया था, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सेम डेल्टा L आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे एक आध सवाल और में देख लेते हैं, मतलब जरा ध्यान से देखिए। मान लो कुछ ऐसा होता कि ये तो खैर इधर दीवार से बांध के रखा था, ऐसा कुछ होता कि एक रॉड है, इस पे इधर की तरफ मैं फोर्स F1 लगा रहा हूं और इसके सेंटर पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, मान लो इधर की तरफ F2, ठीक है। ये वाली लेंथ मेरे लिए क्या हो जाएगी L/2 और ये वाली लेंथ L/2। आपसे बोला जाए कि सिंपल बात है कि ये जो F1 है उसके कारण इसमें क्या इलोंगेशन होगा। अच्छा, आपको बोला था टोटल इलोंगेशन क्या होगा, तो मैं इस बात की कोई टेंशन ही नहीं लूंगा कि F2 के कारण क्या इलोंगेशन आए। क्यों पता है, क्योंकि F2 जो है इस वाले पार्ट पे जितना इलोंगेशन लाएगा उतना इसमें कंप्रेशन ले आएगा भाई साहब। तो F2 का जो नेट कंट्रीब्यूशन होगा वो इलोंगेशन में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि F2 एग्जैक्टली सेंटर पे लग रहा है। F2 का इसमें जो इलोंगेशन में कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही इसमें कंप्रेशन में कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो F2 के कारण नेट इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी हाँ F2 इस वाले में क्या कर रहा होगा इलोंगेशन, इस वाले पार्ट में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा होगा कंप्रेशन। पूरी रोड में F2 का नेट कंट्रीब्यूशन क्या होगा 0, F1 के कारण कुछ आएगा, मतलब इलोंगेशन आएगा, है कि नहीं यार। चलिए, इस पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं सिंपल वाले। जैसे मान लीजिए कि एक रॉड है, मास है इसमें और फ्री स्पेस में रखा हुआ, ये भी मास वाली है ना, इस पे इधर की तरफ फोर्स F लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ इलोंगेशन आएगा। दूसरा ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको खींच रहे हैं, स्पेस में रखा, फ्रिक्शन कहीं नहीं। दूसरी बार क्या कर रहा हूँ कि इसी रॉड को मैंने ना वर्टिकल रखा है ऐसे और फोर्स F से खींच रहा हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसमें जो डेल्टा L आएगा और इसमें जो डेल्टा L आएगा, क्या वो दोनों सेम है? सोच के देखिए एक बार। क्या कर रहा हूँ कि मैं रॉड को है ना ऐसे हॉरिजॉन्टल रख के फ्रिक्शन नहीं, मास वाली रॉड है, इधर की तरफ F फोर्स से खींच रहा हूँ। सेकंड वाले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, रॉड को ऐसे पकड़ा और वर्टिकली ऐसे खींच रहा हूँ, तो mg इस पे नीचे लग रहा होगा। आपसे पूछा कि मान लीजिए इसमें डेल्टा L1 है, इसमें डेल्टा L2 है, तो क्या डेल्टा L1 डेल्टा L2 के बराबर होगा? क्या डेल्टा L1 डेल्टा L2 से बड़ा होगा? क्या डेल्टा L1 डेल्टा L2 से कम होगा? सोच के बताइए। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या इस वाले केस में mg का कोई कंट्रीब्यूशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो नीचे लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग जाएगा। क्या इस वाले केस में mg लग रहा होगा? मैंने कहा हाँ लग रहा होगा। कहाँ लग रहा होगा?
सेंटर ऑफ मास पे लग रहा हो। अभी अभी के लिए अपन ये मान रहे हैं कि रॉड की लंबाई जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में, मतलब बहुत छोटी सी रॉड है। तो क्या क्या मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को अपन सेम जगह मान सकते हैं? हाँ, अगर ऐसा मानेंगे तो mg को अपन ने सेंटर ऑफ मास पे मान लिया, तो mg का ये वाले पार्ट में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इलोंगेशन करने का होगा, और ये वाले पार्ट में क्या होगा? कंप्रेशन। तो mg के कारण नेट कंट्रीब्यूशन क्या होगा? डेल्टा एल में 0 होगा, और यहाँ तो वैसे भी 0 है, तो क्या डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 आना चाहिए? हाँ बिल्कुल आना चाहिए। तो क्या ये मान लें कि भाई साहब जो इंटरनल यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे उसके कारण हमेशा डेल्टा एल में कंट्रीब्यूशन 0 आएगा? नहीं, अगर आप सेंटर ऑफ मास में मान रहे तब 0 आ रहा है। यही मान लो कि रॉड मान लो कि ऐसी कुछ होती जिसमें फोर्स F इधर की तरफ लग रहा होता, और यहां से मान लीजिए कि L/4 पे यहाँ पे कुछ फोर्स F2 लग रहा होता, तब ये वाले पार्ट में इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता? इलोंगेशन का। और ये वाले पार्ट पे क्या होता? कंप्रेशन होता। वो दोनों सेम नहीं आते, तो अपन ऐसा हमेशा नहीं बोल सकते हैं। क्या आपके भेजे में ये बातें उतर गई है? खूब सारे एसेशन रीजन के और थ्योरेटिकल सवाल ऐसे सॉल्व करने में ये बातें कहीं ना कहीं काम आएगी। चलिए बढ़ते हैं, एक और सवाल अपन देखते हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर सवाल को टफ करना होगा तो क्या करेंगे, इसमें फ्लूइड मिला देंगे, अरे आइटम को डुबो देंगे, ये कर देंगे। देखते हैं एक और सवाल। चलिए एक सवाल देखते हैं, एक आसान सवाल देखते हैं बीच में। सवाल ये है, एक ब्रास की रॉड दिया हुआ है आपको, बहुत बढ़िया वैसा रॉड दिया हुआ है, और डायामीटर जो है उसका, डायामीटर यानी ये जो डायामीटर डी है उस रॉड का, वो आपको दिया गया है 4 mm। कितना दिया हुआ है? 4 mm। और यंग्स मॉडुलस उसका दिया हुआ है आपको 9 × 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत सन। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट बाई 1%, यानी कितना फोर्स इस पे लगाया जाए कि जिसमें जो है वो 0.1% स्ट्रेच हो जाए, है ना? स्ट्रेच कितना कर रहा है? स्ट्रेच 0.1%, ठीक है, ऑफ इट्स लेंथ। सवाल आपको एक बार समझ में आ गया होगा कि एक ब्रास की रॉड दी हुई है, उसका यंग्स मॉडुलस आपको दिया है, उसका डायमीटर दिया हुआ है, उसकी लेंथ को बढ़ाना है कितने से? 0.1% से। तो उसके लिए आपको कितना फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी? कितना फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी ये आपसे पूछा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं 100 πN पहला ऑप्शन है आगरा, B फॉर बॉम्बे में लिखा हुआ 180 πN, C फॉर कैलकाटा में लिखा हुआ है 240 πN, और दिल्ली में लिखा हुआ है भाई साहब 360 πN। तो वीडियो को आप पॉज कीजिएगा और इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना? सॉल्व करने के बाद में जो है अगर आपसे नहीं हुआ है तो सॉल्यूशन देखिए, उम्मीद ये हो गया होगा यार। 0.1% ऑफ इट्स लेंथ है, मतलब आपको स्टाइल मार के क्या बोला गया कि डेल्टा L/L जो है आपको सवाल में कितना दिया हुआ है, ये जो इंफॉर्मेशन दी है इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि भाई इसकी लेंथ पे आपने इसकी लेंथ पहले मान लीजिए कि लेंथ L थी, क्या थी? L थी। आपने फोर्स इस पे लगाया, फोर्स अगर लगाया तो अब इसकी लेंथ जो हो गई है वो हो गई है मान लीजिए कि भाई L + डेल्टा L हो गई है ना? तो आपको ये स्टाइल मार के बोला गया है कि डेल्टा L/L का परसेंटेज अगर निकालें तो आपको कितना दिया हुआ है? 0.1। हमको लगता है कि डेल्टा L/L जो है वो 0.001 सवाल में दिया गया है। एक तरह से आपको स्ट्रेन जो है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आपको सवाल में दिया हुआ है ना वैसा। और स्ट्रेस तो यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, तो अपने मन में आता है कि यंग्स मॉडुलस को लिख दें भाई साहब, फोर्स अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस हो गया, डेल्टा L/L। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए कितना फोर्स चाहिए? तो F चाहिए भाई साहब। F चाहिए तो अपन क्या कर देंगे? F = YA डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। डेल्टा L/L दिया क्या? बिल्कुल ये दिया। तो Y की वैल्यू, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सवाल में दी हुई है 9 × 10⁻10, और एरिया आपको, अच्छा एरिया कैसे पता करेंगे भाई साहब? एरिया जो क्रॉस सेक्शन वाला है फोर्स के परपेंडिकुलर है, ये वाला एरिया, तो वो क्या हो जाएगा? πr² हो जाएगा, है कि नहीं है? पाई की वैल्यू को आप डाल दीजिए 3.14, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी? डायमीटर ये है तो रेडियस हो जाएगा 2 mm, यानी कि 2 × 10⁻³ करेंगे तो क्या बन जाएगा वो? मीटर में। तो πr² कर दीजिए, इंटू क्या आ जाएगा? डेल्टा L/L। डेल्टा L/L करेंगे तो ये 0.001 है। इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 360। इसको पाई ही रहने दीजिए क्योंकि हमारा आंसर जो है
वो पाई की टर्म में ही आ रहा है, ये आ रहा है 360 न्यूटन, है ना, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखाई देगा। तो बेसिकली एक बहुत ही आसान किस्म का सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वाला सवाल। ज्यादा से ज्यादा आप सवाल सॉल्व करें, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। ये वीडियो आप देखें और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सवाल करें। आपको और कोई भी और बुक या एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए एक सवाल है, देखिए सवाल ऐसा है, एक स्टील का वायर है जिसको सस्पेंड किया वर्टिकली रिजिड सपोर्ट से, यानी ऐसा कुछ सपोर्ट, ठीक है। इट इज लोडेड बाय ए वेट, मतलब इस पे कुछ वेट डाल दिया है, और ये सारा कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, हवा में हो रहा है, एयर में, और इसमें इलोंगेशन आ जा रहा है। कितना इलोंगेशन आ रहा है, बोल रहा है कि 5 mm का इलोंगेशन आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई, अब पानी वानी में डुबो देगा। When it is submerged in a water, elongation change to 4 mm। अच्छा, बोल रहा है कि भाई साहब जब इसी आइटम को, यानी यही वाले को, जब आप इसी वेट से, यानी कि ये मान लीजिए m रखा हुआ था, सेम आप वेट रख दीजिए m, और इस बार पानी में डुबो दीजिए, यानी यहाँ पानी भर दिए हैं। मान लीजिए कि ये इसकी नेचुरल लेंथ रही होगी, पहले वाले में इलोंगेशन क्या आया है, 5 mm आ गया। दूसरे वाले में भाई साहब बोल रहे हैं कि इलोंगेशन क्या आ गया है, 4 mm आ गया है। बहुत बढ़िया भाई साहब। फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द, अच्छा, मटेरियल ऑफ द वेट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि डेंसिटी ऑफ जो भी मटेरियल है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन दे रहा है आपसे कि 1, बॉम्बे में दे रहा है 3, कलकत्ता दे रहा है 5, और दिल्ली में दिया हुआ है 7। चलिए भाई साहब क्या पूछा है आपको, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड, मतलब जो रिलेटिव डेंसिटी वैसे भी वाटर के रेस्पेक्ट में होता है, तो आपको क्या पूछा, रिलेटिव डेंसिटी पूछा हुआ है, किसकी, मटेरियल की। सॉल्व कीजिए, बहुत आसान। थोड़ा सा फ्लूइड इसमें लगाना होगा, जब डुबो देंगे तो बायंसी लग जाएगा पे। मान लीजिए कि पहले वाले केस में यहाँ पे टेंशन क्या रहा होगा, इसमें टेंशन रहा होगा T1, और दूसरे वाले में टेंशन हमारे पास रहा होगा T2। क्या बोलते हो, है कि नहीं है? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सा। और ये जो डेल्टा है, अगर आप ध्यान से देखें तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/A डेल्टा L/L। तो डेल्टा L की बात करेंगे तो हो जाएगा FL/AY, है कि नहीं है? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये अपने पास डेल्टा L आ गया। पहले डेल्टा L आपको दिया हुआ है 5 mm, और फिर आपको डेल्टा L दिया है 4 mm। अच्छा, पहले वाले में मैंने टेंशन को T1 मान लिया, सेकंड वाले में मैंने टेंशन को T2 मान लिया। तो मेरे लिए जो डेल्टा, और अच्छा अगर आप ध्यान से देखें L और AY तो सेम ही होगा, है कि नहीं यार? तो और इसको मैं K मान लूं क्या, तो ये K इंटू F पे ही डिपेंड कर रहा है। तो मेरे लिए अगर डेल्टा L1 की बात करूंगा तो वो K F1 हो जाएगा, F1 यानी T1, यानी कि वो K T1 हो जाएगा। दूसरे वाले में अगर मैं बात करूं डेल्टा L2 की, तो वो हो जाएगा K F2, जो कि हो जाएगा K T2। अच्छा भाई, वो अगर मुझे डेल्टा L1 या डेल्टा L2 डिवाइडेड बाई डेल्टा L1 अगर मैं कर दूं, तो मेरे लिए ये कार्यक्रम क्या हो जाएगा, K T2 डिवाइडेड बाई K T1 है, K से K कट जाएगा, ये कार्यक्रम आ जाएगा T2 बाई T1। अच्छा, डेल्टा L2 क्या दिया हुआ, 4 mm दिया हुआ है, और वो 5 दिया हुआ है, तो ये 4/5 आ गया। अच्छा भाई साहब, तो T2 बाई T1 का रेशियो मेरे लिए 4/5 आ गया। क्या मैं किसी और तरीके से इसको लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ, T1 मेरे लिए होगा mg के बराबर, है कि नहीं यार? मान लीजिए कि इसकी वॉल्यूम क्या है, v है, और डेंसिटी क्या है, रो m मान लीजिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रो ऑफ मटेरियल इंटू इसका वॉल्यूम इंटू जी। अरे भाई, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे मास मिल जाएगा, इंटू जी करेंगे तो आपको वेट मिल जाएगा, उसी के बराबर तो है ना टेंशन। तो ये आपको T1 मिल गया। अगर वैसे ही अगर आपको T2 चाहिए होगा, तो इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, बायंसी लग रहा होगा, ऊपर भी आपके ऊपर T2 लग रहा होगा। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए mg माइनस बायंसी। क्या बोलते हो? और mg को अपन क्या लिख सकते हैं, रो ऑफ मटेरियल इंटू v इंटू जी, और बायंसी हो जाएगी रो ऑफ वाटर इंटू v इंटू जी। हमें क्या करना है, हमें T1 प्राप्त है, हमें T2 प्राप्त है, इन दोनों का रेशियो अपन ले लेते हैं। चलिए भाई साहब, T2 बाई T1 कर लेते हैं, क्योंकि T2 बाई T1 अगर करेंगे तो क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो रो एम वी जी, रो डॉट वी जी, यहाँ भी वी जी कट जाएगा। हमको तो ऐसा लग रहा है कि वो कार्यक्रम हो जाएगा रो एम
माइनस रो वाटर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, T1 कर रहे हैं ना, रो एम आ गया। हमको तो ये लगता है कि भाई ये 1 माइनस रो ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई रो ऑफ एम आ गया है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्या अपने पास T2 बाई T1 प्राप्त है? अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 4/5 है कि नहीं है, जो कि हो जाएगा 1 माइनस रो ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई रो ऑफ मटेरियल। अच्छा भाई साहब, तो यहां से आपको रो ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई रो ऑफ मटेरियल क्या प्राप्त हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसको इधर ले जाइए, 1 माइनस 4/5 है तो 1/5 आ गया। तुमसे क्या पूछा है? तुमसे इसका उल्टा ही तो पूछा है बे। डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 5/1 आ जाएगा। 5 आंसर कहीं दिखाई दे रहा है? सी में दिखाई दे रहा है। इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे, है ना। तो ये देखो, ये हमने क्या, अबे कुछ नहीं, मैकेनिक्स मिलाएगा थोड़ा बहुत या फ्लूइड फ्लूइड डाल देगा, सवाल ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत, है ना। बाकी आपकी कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा तो आप सारे सवाल कर पाएंगे, इट्स गारंटीड, है कि नहीं है। जैसे आप बहुत होशियार लोग हैं। क्या है, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं, क्या बोलते हो? चलिए एक और सवाल देखते हैं, फिर कुछ सवाल होमवर्क में देते हैं और ये लेक्चर 1 को अपन यहाँ पे फिर खत्म करते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। आपने क्या दिया कि एक फोटो दिया है, फोटो से आपको समझ में आ जाएगा सवाल क्या है। बाकी पीडीएफ में आपको एग्जैक्ट चॉइस की लैंग्वेज वगैरह मिल जाएगी। हम समझदार हैं, हमें फिजिक्स में है ना भावनाएं समझ में आनी चाहिए। भाई सवाल है क्या, मतलब बड़ा सा पैराग्राफ देख के अपना दिमाग का दही होता है। अपने को मुद्दे की बात बताओ। सवाल ऐसा है कि एल्युमिनियम की एक रॉड है, लंबाई आपको दी हुई है 1 मीटर। कितनी? 1 मीटर। 4 किलो का वेट है यहाँ पे। नीचे कॉपर की रॉड है, लेंथ मान लीजिए उसका दिया हुआ 0.5 मीटर और यहाँ पे रखा हुआ है 7 kg। ठीक है भैया। और आपको सवाल में ये जानकारी दी हुई है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्युमिनियम होगा आपके लिए 7 × 10 की पावर 10। बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ठीक उसी तरह से कॉपर के लिए जो ये जानकारी दी हुई है वो है 11 × 10 की पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आपसे पूछा है कि दोनों में डेल्टा बता दीजिए, मतलब डेल्टा एल जो है वो आप एल्युमिनियम का भी बताइए, डेल्टा एल जो है वो कॉपर का भी बताइए, है ना। तो ये दोनों पूछा। आप चाहें तो मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, देख लीजिए। मैं ऑप्शन लिखता हूँ आपके लिए, A B C D, है ना। ए में 1 mm, 0.2 mm। तब तक आप सॉल्व कीजिए और देखिए कि भाई कौन सा सही आ रहा है। 0.2 mm। सी वाले में देख लीजिए कि भाई 2 mm, 0.3 mm, 3 mm। अच्छा 0.3 mm। चलिए भाई साहब हो जाएगा। ये बहुत ईजी है, जरा ध्यान से देखो। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने को मतलब जो है अपने को पूरी जानकारी है कि भाई साहब F/A डिवाइडेड बाई डेल्टा L/L, ये कार्यक्रम हो जाता है यंग्स मॉडुलस। अपने को चाहिए अगर डेल्टा L तो FL/AY कर दीजिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा भाई साहब, तो डेल्टा L निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? F चाहिए, है कि नहीं। L दिया हुआ। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ की टेंशन हो जाएगी। इतने समझदार तो हो ना कि ये अगर 70 है तो यहाँ का टेंशन जो होगा, कॉपर के अंदर टेंशन क्या होगा? वो 70 हो जाएगा। नीचे इस पे 40 लग रहा होगा, 70 लग रहा होगा। ये बहुत आसान सवाल है। टेंशन इन एल्युमिनियम क्या हो जाएगा लाला? तो ये फिर 3-4 टफ सवाल देते हैं ना, ये बहुत आसान है। टेंशन इन एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? 70 और 40 110 न्यूटन। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब आपको मान लीजिए कि भाई डेल्टा इन एल्युमिनियम निकालना है, निकाल दीजिए भाई। इसमें क्या है? एल्युमिनियम। क्या करेंगे आप? फोर्स की जगह क्या डाल देंगे? 110 के कितना? 110। और एल की वैल्यू 1 है। एरिया जो है, अब आपको एरिया दिया है क्या? एरिया नहीं दिया है तो सवाल में आपको फिर रेडियस देना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ रेडियस दिया हुआ, वायर सा डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम आपको सवाल में दिया हुआ। थोड़ा एक बार देख लीजिए, थोड़ा सवाल में इंफॉर्मेशन हम देना भूल गए हैं। डायमीटर ऑफ कॉपर है, डायमीटर ऑफ कॉपर का जो डायमीटर है वो आपको दिया हुआ है भाई साहब 1.4 mm। कितना?
1.4 mm, और एल्युमिनियम का जो है डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम इज 1 mm। ठीक है, आप सॉल्व कर दीजिए, बगैर उसके आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि मतलब एरिया वेरिया की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। अब जरा एरिया देखिए जरा, पाई डेल एल हो गया, पाई आर स्क्वायर है तो पाई को आप लिख दीजिए 3.14 और एरिया को लिखिए पाई आर स्क्वायर। किसकी बात कर रहे हैं? एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं ना, तो आर स्क्वायर और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू यंग्स मॉडुलस आप कर दीजिए। एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं तो एल्युमिनियम का यंग्स मॉडुलस जो कि आ जाएगा 7 इंटू 10 की पावर 10 है। जो भी ये सॉल्व करके आ रहा है वो डेल्टा एल एल्युमिनियम आ जाएगा। ठीक ठीक, ऐसे ही डेल्टा एल कॉपर कैसे प्राप्त करेंगे? कॉपर में टेंशन क्या है 70 और कॉपर की लंबाई क्या है? कॉपर की लंबाई है 0.5 डिवाइडेड बाई एरिया हो जाएगा 3.14 इंटू आपका रेडियस, तो इसका रेडियस 0.7 mm आ जाएगा। 0.7 इंटू 10 की पावर -3 कर दीजिए, मीटर में हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और इंटू आपके पास आ जाएगा यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस किसका? कॉपर का। कॉपर का आपको दिया हुआ है 11 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, इनको सॉल्व कर दीजिए तो आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो कॉपर वाले केस में ये 0.2 आ रहा है और इसमें 2 mm आ रहा है, तो रद्दी सवाल था भाई 0.2 mm। ठीक है, अब हम कुछ ढंग के सवाल लिखते हैं। खूब सारे सवाल हो गए, बहुत आसान आसान से, मतलब जो है ठीक ठाक सवाल भी अपन लिखते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 1 के अपन धीरे धीरे समापन समारोह की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको 4 5 6 सवाल यहाँ पे आपको दे देता हूं होमवर्क में, जो कि आप सॉल्व करेंगे। लेक्चर 2 की स्टार्टिंग में अपन उनका डिस्कशन करते हैं, क्या बोलते हैं, है ना? ठीक है, तो 4-5 सवाल जो है मैं आपको यहाँ पे होमवर्क में लिख लेता हूँ। ठीक ठाक किस्म के सवाल अपन लिखते हैं ताकि आपको सॉल्व करने का कुछ फायदा भी हो। चलिए, पहला सवाल, होमवर्क लेक्चर 1 का जो होमवर्क है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 लिख देते हैं। मान लीजिए कि अपने पास एक धागा है या एक वायर है, इसकी लेंथ L है, इसको अपन ने मास या वेट W से इसको लगा रखा है। ठीक है कि नहीं? इस वाले केस में अपने पास डेल्टा जो है, मान लो कि डेल्टा L 1 आ गया, केस 1। दूसरे वाले केस में अपन ने क्या किया, इसी धागे को एक पुली के ऊपर लेके गए, ऐसे किया और यहां पे वेट को लगा दिया W, है ना? अब मान लीजिए कि इस पूरे धागे में इलोंगेशन आ गया डेल्टा L2, तो आपको कमेंट करना है कि डेल्टा L1 क्या डेल्टा L2 के बराबर होगा, या फिर क्या डेल्टा L1 बड़ा होगा डेल्टा L2 से, या फिर क्या डेल्टा L2 बड़ा होगा डेल्टा L1 से, या फिर पता नहीं, डेटा इनसफिशिएंट। चलिए, ये वैसे आसान किस्म का ही सवाल है, तो पहला सवाल आपको दे दिया। दूसरा सवाल कुछ ढंग का आपके लिए ढूंढते हैं, मान लीजिए। ठीक है, दिखा रहा नहीं? देखिए, उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। दूसरा सवाल लिखते हैं। दूसरा सवाल ऐसे कि मान लीजिए कि अपने पास एक स्मूथ सरफेस है। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, एक रॉड को रख रहा हूं, यानी मैंने इसके ऊपर एक रॉड रख दिया ऐसा ऐसा। ठीक है, स्मूथ है, कैसे स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन नहीं है। इधर की तरफ मैंने एक फोर्स F लगा दिया, यूनिफॉर्म है, ये कैसी है, यूनिफॉर्म है, मास M है, लेंथ L है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, यंग्स मॉडुलस Y है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि टोटल इलोंगेशन बताइए, यानी डेल्टा L आपसे पूछा गया है। ये सवाल नंबर 2। उम्मीद है कि आपके भेजे में सवाल उतर गया होगा। अब मैं लैंग्वेज मतलब आप पीडीएफ में फिर है ना देख लेना कि लैंग्वेज क्या है। बहुत आसान है सवाल कि एक रॉड है, इसका मास M, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है, यंग्स मॉडुलस Y दिया है, उसके एक कोने पे फोर्स F लगा रहे हैं, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, और आपसे पूछा है कि इसमें टोटल इलोंगेशन क्या होगा। तो ये आप सवाल सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। सॉल्यूशन अपन जो है नेक्स्ट वाले वीडियो की स्टार्टिंग में देखेंगे। चलिए, सवाल नंबर 3।
तीसरा सवाल थोड़ा ढंग का कुछ करते हैं। मान लीजिए कि भाई अपने पास क्या है कि एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी। कौन से प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, कहीं पे कोई फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। ये एक्सिस के अबाउट अपन क्या कर रहे हैं, ओमेगा से इस रिंग को घुमा रहे हैं, ठीक है। इसका मास m है और रेडियस r है, ठीक है। और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो आपको सिग्मा बी दी है, यानी सिग्मा बी जो है इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस आपको दिया है, स्ट्रेंथ दिया है ना, ठीक है। आपसे पूछा है कि ओमेगा मैक्स बताएं, ओमेगा मैक्स, तब तक कि ये टूटेगी नहीं। जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे कुछ होगा इसमें, ऐसा कुछ रहे कि भाई टेंशन वेंशन बढ़ जाए, सिग्मा बढ़ता रहे, तो ओमेगा मैक्स बताइए तब तक कि ये टूटे नहीं, सेफ रहे, रप्चर ना हो। तो ये वो मैक्सिमम ओमेगा से इस एक्सिस के ऊपर घुमाया जा सकता है तब तक कि ये टूटे नहीं। तो ये सवाल नंबर 3 हो गया। अच्छा, इसी में एक चीज बोलते हैं, फोर्थ वाला इसी से बोलेंगे, थर्ड वाले में देखिए। मान लीजिए कि मैंने थर्ड वाले सवाल में आपसे ये बोल दिया कि ये सारा कार्यक्रम तो ठीक है, मैंने बोल दिया कि यंग्स मॉडुलस जो है वो इसका y है, यंग्स मॉडुलस भी दिया है। आपसे बोला कि जब इसको ओमेगा से घुमाएंगे तो इसका रेडियस में कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। पहले रेडियस r था, बाद में रेडियस मान लीजिए कि r डैश हो गया है, तो आपको डेल्टा r पता करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए सवाल नंबर 4 हो जाएगा। फोर्थ में आपको क्या करना होगा, थर्ड वाले में ही आपको जो इंक्रीमेंट इन रेडियस पता करना है, यानी पहले रेडियस r होगा, बाद का रेडियस कुछ चेंज हो जाएगा, तो आपको डेल्टा r जो है वो पता करना है। तो ये फिफ्थ वाला सवाल आप मान लीजिए। एक आध सवाल अपन और दे देते हैं, एक आध सवाल जेई से आया हुआ दे देते हैं। ये फोर्थ वाला था, फिफ्थ वाला भी, ये फिफ्थ वाला देखिए। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में देख लीजिए, one end of a horizontal thick copper wire of length 2L and 2R is welded to end of another horizontal thin copper wire। मतलब इसका लेंथ जो है वो 2L है और रेडियस 2R है, दूसरे वाले का लेंथ L है और रेडियस R है। and the arrangement is stretched by applying forces at two ends, ठीक है, दोनों एंड पे फोर्सेस लगाएंगे। the ratio of elongation in thin wire to that is in thick wire। तो ठीक है, एक मॉडरेट टाइप का, इजी टू मॉडरेट टाइप का सवाल है, जेई 2013 में पूछा गया। ऑप्शंस आपके सामने 0.25, 0.50, 2 एंड 4, मतलब ये रेशियो पूछा गया है, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि सवाल आपके भेजे में उतर गया हो। एक और सवाल लिख लेते हैं, क्या बोलते हो, वो उस पर लिख लेते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन का पे कोई एक सवाल लिख लेते हैं। चलिए, लास्ट एंड फाइनल सवाल 6। इसमें क्या किया गया है कि आपको स्ट्रेन वर्सेस सिग्मा का कर्व दिया है। किसका? स्ट्रेन वर्सेस सिग्मा का कर्व दिया है, कुछ इस तरह का, ऐसा और ऐसा, ठीक है। ये P के लिए है और ये Q के लिए। सवाल कहाँ है? सवाल है 2015 एडवांस, ठीक है। आपसे जो है कुछ मतलब कमेंट करने के लिए बोला गया है। ऑप्शन ए में बोला है PH more tensile, PH more tensile strength than Q, P की टेंसाइल स्ट्रेंथ Q से ज्यादा है। चल, अच्छा, बी में क्या दिया हुआ है, PH, P is more ductile, अच्छा, P is more ductile than Q, बहुत बढ़िया। सी में आपसे पूछा है P is more ductile ने इस बार क्या बोला है, brittle than Q, बहुत बढ़िया। डी में आपसे पूछा है the Young's modulus of P is
मोर देन दैट ऑफ क्यू, पी का यंग्स मॉडुलस जो है वो क्यू से ज्यादा है। तो ये एक सवाल है। चलिए भाई साहब, ये जेईई 2015 में पूछा गया था। अपने लिए 1 2 3 4 5 6 सवाल है होमवर्क में, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेक्चर 2 के स्टार्टिंग में अपन इन सवालों को देखेंगे, पहले उनको सॉल्व करेंगे और फिर आगे अपन लेक्चर 2 में। और अभी हमने क्या किया कि एक ही तरह का मॉडुलस पढ़ा है, बाकी पेंडिंग है बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और बहुत सारी बातें अभी इस चैप्टर में बाकी। 50% से के आसपास का खेला यहाँ पे खत्म होता है, 50% खेला अपन ब्रेक के बाद इन्हीं लेक्चर 2 में देखते हैं। उम्मीद है कि आप इन सवालों को पूरी ईमानदारी से सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो है आप मतलब न्यूमेरिकल फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।